वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू फिज फ्रेम चैनल। आज हम जिस टॉपिक को लेकर के बात करेंगे दैट इज गेट 2024 में कौन कौन से आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहने वाले हैं जिनको आप कवर करें तो एक अच्छी रैंक के साथ इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। सीएसआर नेट 2023 दिसंबर एग्जाम आपका ओवर हो चुका है। स्टूडेंट्स कह रहे थे कि पिछले साल के मुकाबले कुछ इजी भी बता रहे थे, कुछ टफ भी बता रहे थे। ये सब चीजें रेस्पॉन्स शीट आने के बाद पता चलेगा। तो अभी फिलहाल के लिए हम अपनी सारी की सारी तैयारी जो सीएसआर नेट के लिए की थी उसे डेविएट कर देंगे गेट फिजिक्स एग्जाम की तैयारी के अंदर, ताकि हम अगर इसके अंदर एक अच्छा स्कोर, एक अच्छी रैंक जो है यहां पर अगर अचीव होती है तो फिर आपको रिसर्च करने का मौका मिल सकता है इन द आईआईटीज एंड एनआईटीज। देखिए ये एग्जाम आपका 3 फरवरी 2024 को होने वाला है एंड द टाइमिंग इज 2:30 to 5:30 PM एंड ऑर्गेनाइजिंग इंस्टीट्यूट इज आईआईएससी बेंगलोर। आज मुख्य रूप से जो हम इस वीडियो लेक्चर के अंदर डिस्कशन करेंगे दैट इज एग्जाम आपका पैटर्न क्या रहने वाला है, कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपने सीएसआर नेट एग्जाम प्रिपरेशन में तैयार किए थे लेकिन गेट फिजिक्स में वो टॉपिक्स एक्सक्लूडेड हैं। बाकी जितना सिलेबस है सीएसआर नेट का दैट इज सिमिलर टू द गेट फिजिक्स, बट ये टॉपिक्स इंक्लूड नहीं है गेट फिजिक्स के सिलेबस में। आल्सो हम गेट फिजिक्स का जो सिलेबस रहेगा उसका हम डिस्कशन करेंगे और मार्क्स वाइज डिस्ट्रीब्यूशन एज वेल एज जो हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो कौन से रहने वाले हैं, इस सब बातों पर हम लोग बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले एग्जाम पैटर्न को लेकर के बात करें तो यहां पर टोटल क्वेश्चंस आपको 65 मिलने वाले हैं और टोटल मार्क्स 100 का रहता है। टोटल टाइम जो अलॉटेड रहेगा दैट इज 3 आवर्स। ये आपके सेक्शंस आएंगे, मुख्य रूप से 2 सेक्शन होते हैं, जनरल एप्टीट्यूड एंड द सब्जेक्ट फिजिक्स। मार्क्स की अगर हम बात करें पर क्वेश्चन की तो वो 1 मार्क्स के और 2 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं। तो गेट फिजिक्स में ओवरऑल अगर हम बात करें यहाँ पे तो आपका पेपर इसलिए टफ माना गया है क्योंकि मल्टीपल सेलेक्टेड क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चंस भी इंक्लूड किए जा चुके हैं। तो अगर ये आप लोग अच्छे से कवर कर लेते हैं बाय थ्रू द मॉक टेस्ट्स तो फिर आपका ये सब्जेक्ट जो है वो अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। आप एक अच्छा स्कोर जो है वो इसमें कर सकते हैं क्योंकि एमसीक्यूज को यहाँ पर टैकल कर पाना थोड़ा इजी रहता है बजाय एमएसक्यू एंड एनईटी क्वेश्चंस को। ठीक है, तो यहाँ चांसेस होता है कि क्वेश्चंस गलत होने के, इसलिए बहुत अच्छे से आपने इस क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करना होता है। अब यहाँ टोटल सभी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, 100 मार्क्स का रहने वाला है, 65 क्वेश्चंस। एंड ध्यान रखिएगा एमसीक्यू में आपका 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगा, बट एमएसक्यू और एनईटी में कोई किसी प्रकार का नेगेटिव मार्किंग नहीं है। एक गुड स्कोर माना गया है अगर 40+ आपके अच्छे से आ जाते हैं, 40+, 45 है ना, 50 इतना तक अगर आप अचीव कर लेते हैं इस पेपर के अंदर तो एक अच्छा आपका जो है अपॉर्चुनिटी मिल जाता है आईआईटीज और एनआईटीज में एडमिशन के लिए। ये आपके पास वो टॉपिक्स हैं जो आपने सीएसआर नेट एग्जाम के दौरान तैयार किए थे लेकिन गेट फिजिक्स में ये जो टॉपिक्स हैं दीज आर एक्सक्लूडेड, लाइक प्रोबेबिलिटी जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीएसआर नेट का, हर बार क्वेश्चन आता है यहां से, ग्रीन्स फंक्शन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, न्यूमेरिकल एनालिसिस, ग्रुप थ्योरी, वेवगाइड, रिलेटिविस्टिक इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, एस और एस डैश फ्रेम, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ये सब चीजें, ई डैश बी डैश, आइसिंग मॉडल, रैंडम वॉकर प्रॉब्लम, डिफ्यूजन एंड ब्राउनियन मोशन, एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स लाइक द काई स्क्वायर टेस्ट। इसके अलावा हमारे पास जो यहाँ पर अनसर्टिनिटी, आरएमएस एरर, ये सब जो भी हमने स्टडी किया था, स्क्वायर फिटिंग, यहाँ पर गेट फिजिक्स के सिलेबस में इंक्लूड नहीं है। एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक्स लाइक लोकेन एम्पलीफायर हो गया, बॉक्स कार इंटीग्रेटर है, ट्रांसड्यूसर्स हैं, ये टॉपिक्स भी गेट फिजिक्स में इंक्लूड नहीं है। ओके, तो एक बार हम ओवरव्यू करते हैं कि गेट फिजिक्स में सब्जेक्ट वाइज सिलेबस क्या है और उस सिलेबस से मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक्स आपको ज्यादा फोकस करना चाहिए क्योंकि वहां से क्वेश्चन आपके पुटअप होते हैं, हर साल होते हैं, और कितने मार्क्स के आपके यहां पर हर सब्जेक्ट रहने वाला है क्योंकि मार्क्स का ऐसा है कि आईआईटीज पर डिपेंड करता है कि कितने मार्क्स का वो एक सब्जेक्ट लेकर के चल रहा है। ओके, तो यहां एवरेज दिया जाएगा आपको, एग्जैक्ट मार्क्स यहां पर डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए जाते हैं कि इस सब्जेक्ट को 10 मार्क्स देना है, नहीं, हो सकता है कि वो 5 मार्क्स का है, हो सकता है वो 3 मार्क्स का भी आ सकता है, लेकिन ऑन एन एवरेज हम लेकर के चलेंगे कि पर सब्जेक्ट कितने मार्क्स का आपका रहने वाला है एंड व्हाट आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। आपके स्क्रीन के सामने शो हो रहा है, दिस इज द गेट सिलेबस ऑफ मैथमेटिकल फिजिक्स, और आप यहां से मान के चलिए कि क्वेश्चंस जो हैं वो हमारे पास में लगभग
4 to 5 क्वेश्चंस आने वाले हैं, ठीक है ना। अब देखो 5 क्वेश्चन से ज्यादा भी आ सकते हैं, दैट डिपेंड्स कि 1 मार्क्स और 2 मार्क्स, बट यहां पर आप मान के चलिए कि 5 to 10 मार्क्स की यहां पर मैथमेटिकल फिजिक्स आपसे पूछी जाएगी। इन सभी टॉपिक्स में से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके गेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है मैट्रिक्स, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस और इसके साथ साथ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। तो अभी वापस आते हैं, देखो यहां पर हम लोग डिस्कशन करते हैं कि जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है उनको आप एक बार जरूर रिवाइज करें। जैसे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में आपने स्टडी किया होगा कि e टू द पावर z इज इक्वल टू 1 और -1, इसका यूज काफी जगह पर होता है। तो z की वैल्यूज जो है वो यहां पर ये हो सकती हैं। एनालिटिक फंक्शन जो कि कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल दोनों हैं, वो CR इक्वेशंस को भी सेटिस्फाई करता है, एंड दीज आर द CR इक्वेशंस। ये लोरेंट सीरीज एक्सपेंशन है, इसमें ये जो टर्म आप देख रहे हैं कंटेनिंग द नेगेटिव पावर्स ऑफ z, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल पार्ट। और प्रिंसिपल पार्ट पर ही डिपेंड होता है कि हमारे पास किस टाइप की सिंगुलरिटी है। जैसे यहां पर आप देख सकते हैं कि अगर कोई एक भी टर्म प्रेजेंट नहीं होगी इसमें, देन इट रिप्रेजेंट्स द रिमूवेबल सिंगुलरिटी एंड कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ रेजिड्यू इज 0। तो इंटीग्रली आपका 0 हो जाएगा। जो भी आप कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन सोल्व करेंगे यूजिंग द कॉची रेजिड्यू थ्योरम, द इंटीग्रल विल बिकम 0। नेक्स्ट है नॉन एसेंशियल या फिर पोल। ये कब होगा? जब फाइनाइट टर्म्स आ रही होंगी नेगेटिव पावर्स ऑफ z में। अगर ऐसा होता है तो रेजिड्यू कैलकुलेट करने के 2 फॉर्मूले हैं। ये है हमारे पास सिंपल पोल के लिए, यानी पोल जिसका ऑर्डर 1 के इक्वल होता है, और ये वाला फॉर्मूला रहेगा अदर्स के केसेस में, यानी पोल ऑफ ऑर्डर 2, 3 एटसेट्रा। नेक्स्ट है एसेंशियल सिंगुलरिटी। इसमें इनफाइनाइट टर्म्स प्रेजेंट होंगी एंड रेजिड्यू कैलकुलेट करने का हम जनरल फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ 1 बाय z माइनस z नोट। यानी जब आप रेजिड्यू कैलकुलेट करना चाहेंगे z नोट के अबाउट, तो फिर आपको यहां पर ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ये जनरल मेथड है और ये जनरल मेथड यहां पर भी अप्लीकेबल है और यहां पर भी, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, रेजिड्यू का ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला है। अगर आप लोरेंट सीरीज एक्सपेंशन कर पा रहे हैं गिवन फंक्शन का, तो फिर आप डायरेक्टली चेक कर लीजिए कि 1/z माइनस z नोट का कोफिशिएंट कितना है। इसके बाद है नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन को जब आप सोल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू होती है कॉची रेजिड्यू थ्योरम से आइदर प्लस माइनस। ये प्लस यूज करना होता है जब एंटी क्लॉकवाइज सेंस में आपका कंटूर है, और नेगेटिव जब आपके पास क्लॉकवाइज सेंस में होता है। 2 पाई आयोटा लगभग सभी केसेस में होता है। पाई आयोटा सिर्फ एक केस में होगा, जब आपका इंटीग्रेशन आइदर -∞ टू इन्फिनिटी या फिर 0 टू इन्फिनिटी जाएगा, ओके। और इस केस के अंदर जो पोल है, ठीक है ना, जो हमारे पास जो पोल है या फिर जिसके भी अबाउट आप रेजिड्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हमारे जो पोल्स होंगे वो कहां पर लाई करेंगे? वो लाई करेंगे आपके रियल एक्सिस पर, वो लाई करेंगे रियल एक्सिस पर। अगर ऐसा होता है तो आपने पाई आयोटा यूज करना है, बाकी सभी केस इसको छोड़ करके 2 पाई आयोटा हमेशा इस्तेमाल करना होता है, एंड देन मल्टीप्लाई इट विद द रेजिड्यू, जिनके ये फॉर्मूले मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग आते हैं मैट्रिक्स पे। देखो मैट्रिक्स के टाइप्स यहां पर डिस्कशन किया गया है। जैसे सिमेट्रिक है तो A ट्रांसपोज जो है वो A के इक्वल होगा एंड इट कंटेन्स रियल आइगन वैल्यूज, ओके। हर्मिशियन है, देन दिस इज द कंडीशन A इज इक्वल टू A, यहां पर होगा हमारे पास ट्रांसपोज कंजुगेट जिसको हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, और यही क्वांटम मैकेनिक्स में डैगर से रिप्रेजेंट किया जाएगा, एंड दिस आल्सो कंटेन्स रियल आइगन वैल्यूज। स्क्यू हर्मिशियन में ये कंडीशन होगी नेगेटिव आ जाएगा एंड इट कंटेन्स 0 और प्योरली इमेजिनरी आइगन वैल्यूज। ऑर्थोगोनल के केस में कंडीशन आपको सामने दी गई है, एंड A ट्रांसपोज मल्टीप्लिकेशन इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट ऑफ A इज एक्चुअली +-1 यूनिट मॉडुलस इसके आइगन वैल्यूज। यूनिटरी के केस में आप देख सकते हैं दिस इज द कंडीशन। रोटेशन मैट्रिक्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके सभी एलिमेंट्स रियल होते हैं और डिटरमिनेंट +1 भी हो सकता है और -1 भी। +1 इज फॉर प्रॉपर रोटेशन एंड -1 फॉर इम्प्रॉपर रोटेशन, ओके। यहां पर मैट्रिसेस भी बन सकती हैं रोटेशन मैट्रिक्स 2 डायमेंशंस में भी, 3 डायमेंशंस में भी, ओके। तो वो भी आपने थोड़ा सा देखना पड़ेगा। नेक्स्ट इसके बाद है कि आइगन वैल्यूज का सम ट्रेस के इक्वल होता है, प्रोडक्ट डिटरमिनेंट के इक्वल। e टू द पावर a का डिटरमिनेंट e टू द पावर ट्रेस ऑफ a, ये काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसका यूज आ जाता है कई जगह पे, इसलिए मैंने आपको यहां पर बताया है। नेक्स्ट है कैले हैमिल्टन थ्योरम में जो लैम्डा है, यानी आइगन वैल्यू इक्वेशन जो आप लिख रहे हैं, दैट इज आल्सो सेटिस्फाइड बाय द मैट्रिक्स इटसेल्फ, दिस इज कॉल्ड कैले हैमिल्टन थ्योरम। इसका यूज आप कर सकते हैं a टू द पावर 4, a टू द पावर 8, a टू द पावर 12, ये सब कैलकुलेशन करने के लिए, और इनवर्स अगर किसी मैट्रिक्स का कैलकुलेट करना है तो भी आप यहां पर कैले हैमिल्टन थ्योरम का यूज कर सकते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट है नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स। नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट लीनियरली इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स होंगे सिमेट्रिक के केस में इतने, स्क्यू हर्मिशियन में हाफ ऑफ n ऑफ n-1 एंड हर्मिशियन में n², ठीक है। यहां से क्वेश्चन आपका CSR नेट में पूछा भी गया था, एंड दिस कंटेन्स ऑफ 5 मार्क्स, ओके। इसके बाद नेक्स्ट है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो एक तो इसके अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है लीनियर, फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन।
So the solution is all, you know that y into integrating factor is equal to integration q into integrating factor dx plus c, जहां इंटीग्रेशन फैक्टर हमारे पास होगा e to the power integration p dx. थिंग इज रोन्सकियन. तो रोन्सकियन जो है ये आपको कैलकुलेट तब करना होता है जब आपको ये लगाना होता है कि जब हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है एंड इट कंटेन्स लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस की डिपेंडेंट सॉल्यूशंस. ओके, तो इसको चेक करने का सबसे सही तरीका है कि आप यहां पर y1 और y2 सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के दोनों सॉल्यूशन लिखें. y1 डैश y2 डैश तो यहां पर डिफरेंशिएशन किए गए हैं, उसके बाद पुट किया. डिटरमिनेंट कैलकुलेट करें, अगर वो नॉट इक्वल टू 0 आता है देन इट कंटेन्स लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस. ओके, तो रोन्सकियन के आधार पर ये बताया जाता है. ये क्वेश्चन आपका आता है. इसका नेक्स्ट है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें आपको सिंगुलर पॉइंट्स ऑर्डिनरी पॉइंट चेक करना होता है. ऑर्डिनरी पॉइंट का तरीका ये है, जब भी आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन रहेगा इस टाइप से, तो a नोड अपॉन a2 और a नोड अपॉन a1 ये आप रेशियो कैलकुलेट कर लेंगे कोफिशिएंट्स का, और उसके बाद जिस भी पॉइंट पर चेक करना है उसको आप यहां पर पुट करेंगे. अगर फाइनाइट वैल्यू आ जाती है तो ऑर्डिनरी पॉइंट है, अगर इनफाइनाइट वैल्यू आएगी तो फिर हमारे पास सिंगुलर पॉइंट है. इनफाइनाइट कब बनेगा? जब हमारे पास डिनोमिनेटर पार्ट कितना होगा? 0. ओके, मतलब फाइनाइट अपॉन में 0, दिस इज एक्चुअली इनफाइनाइट टर्म. ओके, तो इनफाइनाइट जो हमारे पास होगा, अब उसमें आपको पोल का ऑर्डर चेक करना रहेगा. पोल का ऑर्डर कहने का मतलब यह है कि डिनोमिनेटर पार्ट जो 0 बन रहा है तो उसमें x की पावर कितनी है. ओके, तो वो पावर चेक करना होता है, दैट इज कॉल्ड ऑर्डर, यानी 0 कहां से बन रहा है. अगर उस पोल का ऑर्डर 1 होता है या 2 होता है देन इट इज कॉल्ड रेगुलर सिंगुलर पॉइंट, नहीं तो फिर इस केस में इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट होगा. ओके, नेक्स्ट हम लोग सब्जेक्ट देखते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स. तो क्लासिकल फिजिक्स में सिलेबस गेट फिजिक्स का वो आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, आप इसे देख सकते हैं. और इसमें आप मान करके चलिए 6 to 12 मार्क्स जो है वो यहां पर कैरी करता है. अब बात करते हैं कि इनमें से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से आपने कवर करने हैं. सो लैग्रेंजियन एंड हैमिल्टोनियन डायनेमिक्स का कंप्लीट पार्ट आपको देखना पड़ेगा, साथ ही साथ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी. दीज 2 आर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है ना. तो अब यहां पर इसके फॉर्मूले डिस्कशन करते हैं. STR में तो मेजरली आपने यही डिस्कशन करना होता है कि अगर मान लीजिए हमारे पास S फ्रेम है और एक S डैश फ्रेम, सच दैट कि S डैश फ्रेम v वेलोसिटी से मूव कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू S फ्रेम, तो दोनों में रिलेशंस जो है वो क्या होंगे, चाहे वो लेंथ ऑफ रोड को लेकर के हो या फिर टाइम डिनोटेड बाय क्लॉक उसको लेकर के बात हो रही है, या फिर एनर्जी, मोमेंटम, कोऑर्डिनेट्स, वेलोसिटीज, है ना, इन सब पे हम लोग बात करते हैं. देखो कोऑर्डिनेट्स और टाइम का किस प्रकार से ट्रांसफॉर्मेशन होगा ये यहां पर डिनोट किया गया है बाय यूजिंग द लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस, वेयर गामा वैल्यू इज 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस बीटा स्क्वायर एंड बीटा इज v अपॉन c. ये जो क्वांटिटीज आपके सामने हैं दीज आर एक्चुअली लॉरेंज इनवेरिएंट क्वांटिटीज, यानी फ्रेम टू फ्रेम ये वेरी नहीं करती हैं, बट ध्यान रखिएगा फ्रेम शुड बी इनर्शियल. इसके बाद है नेक्स्ट, ये है हमारे पास कॉन्ट्रैक्टेड लेंथ, कॉन्ट्रैक्टेड एरिया, कॉन्ट्रैक्टेड वॉल्यूम, और ये L नोड, A नोड और V नोड जो है ये हमारे पास एक्चुअल या फिर प्रॉपर लेंथ, एरिया और वॉल्यूम्स हैं, ठीक है. नेक्स्ट इसके बाद है T इज इक्वल टू T नोड गामा, ये डायलेटेड टाइम है. T नोड इज द प्रॉपर या फिर एक्चुअल हम टाइम कह सकते हैं, दैट इज कॉल्ड अपरेंट टाइम. इसी प्रकार से मास किसी अनदर फ्रेम में जब मेजरमेंट किया जाएगा तो ये होगा हमारे पास m नोड इंटू में गामा. ये है हमारे पास रिलेटिविस्टिक एडिशन ऑफ वेलोसिटीज का फॉर्मूला, ध्यान रखिएगा. E इज इक्वल टू mc स्क्वायर, दिस इज टोटल एनर्जी, एंड टोटल एनर्जी इज बेसिकली काइनेटिक प्लस रेस्ट मास एनर्जी. इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम इफ आई कैन राइट देन इट इज अंडर रूट ऑफ p स्क्वायर c स्क्वायर प्लस m नोड स्क्वायर c टू द पावर 4. और ये है मोमेंटम और एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम वन कोऑर्डिनेट टू अनदर कोऑर्डिनेट. ओके, S डैश फ्रेम की ऑब्जर्वेशन है ये, और ये हमारे पास में S फ्रेम की ऑब्जर्वेशन. S फ्रेम में एनर्जी और मोमेंटम को E और P से डिनोट किया जा रहा है, और यहां पर V जो है वो वेलोसिटी है विद विच S dash frame is moving, and P dash and E dash are the momentum and energy as measured by the observer in the S frame. Okay, अब इसका नेक्स्ट है लैग्रेंजियन एंड हैमिल्टोनियन डायनेमिक्स. सबसे पहला फॉर्मूला है एक रिजिड बॉडी का d डायमेंशंस में डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला होता है d of d plus 1 upon 2. वैसे जनरल फॉर्मूला होता है 3n माइनस के इन 3 डायमेंशंस. ओके, यहां पर हमारे पास नेक्स्ट है, दिस इज द जनरलाइज्ड वेलोसिटी विच इज नथिंग बट द टोटल टाइम डेरिवेटिव ऑफ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट. Next is generalized momentum, which is partial derivative of Lagrangian with respect to generalized coordinate. Lagrangian किस किस का फंक्शन होगा? So q dot and time t. जबकि हैमिल्टोनियन किसका फंक्शन होता है? मोमेंटम, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट एंड टाइम t. ओके, ये हमारे पास हैमिल्टन्स इक्वेशन ऑफ मोशंस है, ये आइलर लैग्रेंजेस इक्वेशन ऑफ मोशन है.
ध्यान रखिएगा, अगर लैग्रेंजियन वाली टर्म के अंदर QI कोऑर्डिनेट इफ इट इज नॉट प्रेजेंट बट QI डॉट यानी रेस्पेक्ट टू दिस कोऑर्डिनेट इफ जनरलाइज्ड वेलोसिटी इज प्रेजेंट इन दैट लैग्रेंजियन टर्म देन इट इज कॉल्ड साइक्लिक कोऑर्डिनेट। इसको QI को हम बोलेंगे साइक्लिक कोऑर्डिनेट। और इसका जनरल सिग्निफिकेंस यही होता है कि जो हमारे पास में मोमेंटम है एसोसिएटेड विद द साइक्लिक कोऑर्डिनेट दैट इज एक्चुअली कंजर्व्ड, वो कंजर्व्ड क्वांटिटी होती है। ओके यहां पर ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, दिस इज कॉल्ड गोज ट्रांसफॉर्मेशन। ये गोज ट्रांसफॉर्मेशन है। कभी आप लैग्रेंजियन को देखते हैं, इट इज गोइंग लाइक दिस कि प्लस माइनस समथिंग df बाई dt, जहां f हमारे पास फंक्शन होगा सिर्फ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट और टाइम का। इन दैट केस हमारे पास लैग्रेंजियन हैमिल्टोनियन इक्वेशन ऑफ मोशन चेंज नहीं होती हैं, बाकी चीजें चेंज हो सकती हैं। जैसे कि अगर हम जनरलाइज्ड मोमेंटम की बात करें तो वो चेंज हो जाएगा, बट ये चीजें चेंज नहीं होंगी इफ दिस इज द गोज ट्रांसफॉर्मेशन। यहां पर नेक्स्ट है लैग्रेंजियन, अगर आपको गिवन है या फिर हो सकता है आपको फाइंड आउट भी करना होगा, तो फिर ऐसे केस में अगर आप एक्शन इंटीग्रल कैलकुलेट करना चाहते हैं देन दिस इज द फॉर्मूला। ओके नेक्स्ट इसके बाद पॉइसन ब्रैकेट, ए और बी हमारे पास डायनेमिकल वेरिएबल्स हैं, अगर दोनों का पॉइसन ब्रैकेट लिया जाएगा, कैलकुलेट किया जाएगा, देन दिस इज द फॉर्मूला एंड इफ इट कम्स आउट टू बी 1 दैट इज द कंडीशन ऑफ कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन। इसका नेक्स्ट आता है हमारे पास, अगर आप टोटल टाइम डेरिवेटिव किसी डायनेमिकल वेरिएबल का कैलकुलेट करना चाहते हैं देन इट इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। ये ZPN टू CZPN, ये मैंने आपको एक फेज स्पेस ट्रैजेक्टरी में ट्रिक बताया था। फेज स्पेस ट्रैजेक्टरी बाउंडेड अगर होती है इस प्रकार से, अगर आप देखेंगे इफ दिस इज द पोटेंशियल वर्सेस x ग्राफ, तो इसके करस्पॉन्डिंग P वर्सेस x का जो ग्राफ होगा इट शुड कंटेन ए बाउंडेड मोशन, वो एक बाउंडेड मोशन होगा। फेज स्पेस ट्रैजेक्टरी आपकी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, ठीक है ना, अगर आपका पोटेंशियल टाइम का फंक्शन नहीं है तो ध्यान रखिएगा इस चीज का। ओके और ये मैंने आपको ट्रिक बताया था कि अगर पोटेंशियल में 0 हो तो मोमेंटम कांस्टेंट होगा कोरस्पॉन्डिंगली, अगर पोटेंशियल प्लस इंफिनिटी को टेंड करता है इन दैट केस मोमेंटम टेंडिंग टू 0, और यहां पर अगर पोटेंशियल नेगेटिव इंफिनिटी होता है, एन मींस नेगेटिव इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, इन दैट केस आपका जो मोमेंटम है इट गोज बोथ प्लस इंफिनिटी एंड नेगेटिव इंफिनिटी। ठीक है, तो ये आप लेक्चर के माध्यम से देख सकते हैं, पीएसटी पे मैंने कंप्लीट लेक्चर वीडियो बना रखा है, उसमें मैंने आपको ये शॉर्ट ट्रिक बताया था। हैमिल्टोनियन अगर आपको कैलकुलेट करना है फ्रॉम द लैग्रेंजियन देन यूज दिस फॉर्मूला। ओके, पी आई क्यू आई डॉट एन माइनस एल। ये कुछ सिंपल सिस्टम्स का लैग्रेंजियन यहां पर डिफाइन किया गया है। जैसे कि अगर हम ये बात करें तो एक सिंपल पेंडुलम का लैग्रेंजियन है, ये हमारे पास नेक्स्ट है स्प्रिंग पेंडुलम का। ओके, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है ये स्फेरिकल पेंडुलम का है, दिस इज आल्सो सेम एज द बीड रोटेटिंग ऑन ए बीड विच इज मूविंग ऑन ए रोटेटिंग हुप। ओके, तो उसका सेम हमारे पास लैग्रेंजियन आता है इस प्रकार से। और ये नेक्स्ट लैग्रेंजियन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपाउंड पेंडुलम, सॉरी कंपाउंड नहीं, ये हमारे पास है डबल पेंडुलम का। ओके, दिस इज फॉर द डबल पेंडुलम। डबल पेंडुलम है इसलिए यहां पर दो वेलोसिटीज और दो हमारे पास डिस्टेंस लिए गए हैं मेजरमेंट फ्रॉम द रेफरेंस लेवल। ओके, और इसमें जो सेकंड पेंडुलम होता है उस पर सारा का सारा डिपेंड करता है, फर्स्ट पेंडुलम पे सारा डिपेंड करता है कि सेकंड पेंडुलम का मोशन किस प्रकार से जाने वाला है। ये हमारे पास एक रिलेटिविस्टिक पार्टिकल के लिए लैग्रेंजियन डिफाइन होता है। अगर ये नॉन रिलेटिविस्टिक होता है देन आई कैन राइट इट एज सिंपली हाफ mv²। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, दिस इज फॉर ए पार्टिकल, लैग्रेंजियन फॉर ए पार्टिकल विच इज मूविंग ऑन ए सरफेस ऑफ ए पैराबोलाइड। पैराबोलाइड हमारे पास होता है, अगर आप पैराबोला यहां पर जो है उसको रोटेट करवा देंगे then it should contain like this, और पार्टिकल अगर इसमें रोटेट कर रहा है इस प्रकार से तो उसमें लैग्रेंजियन इस प्रकार से डिफाइन होगा। z कैसे आप मेजर करेंगे, तो z एक्सिस जो है ये वाली होगी z एक्सिस, और z का कर्व जो होगा वो आपको इक्वेशन में तो दे रखा होगा, जैसे z इज इक्वल टू ax² दे रखा होगा आपको, इन दैट केस z डॉट इज इक्वल टू 2axx डॉट यहां पर पुट करेंगे। ठीक है, वैसे यहां पे 3D केस है तो यहां पर मतलब सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज किया जा रहा है, देन इन दैट केस द वैल्यू ऑफ z इज ar² गिवन। ओके, यहां पर x गिवन नहीं होगा, r गिवन होगा, इन दैट केस हमारे पास z डॉट आ जाएगा 2ar डॉट। ओके, यहां पर पुट कर लेंगे तो हमारे पास r की टर्म्स में आ जाएगा, और क्योंकि आप देख सकते हैं कि फाई तो इसके अंदर इंक्लूड नहीं है, तो जो हमारे पास में p फाई है जनरलाइज्ड मोमेंटम कोरस्पॉन्डिंग टू फाई कोऑर्डिनेट दैट इज एक्चुअली साइक्लिक, वो हमारे पास क्या होगा, फाई इज साइक्लिक कोऑर्डिनेट एंड दिस इज कंजर्व्ड। ठीक है ना, काफी इंपॉर्टेंट मतलब न्यूमेरिकल बनता है यहां से कि p फाई इज एक्चुअली कंजर्व्ड क्वांटिटी इफ z and r relation is given to you and there is no dependency of phi on that. Okay, तो यहां पर आप z डॉट कैलकुलेट करके यहां पर पुट करेंगे तो p phi is actually conserved quantity. Okay, तो आपने चीजें ध्यान रखनी है। Now क्वांटम मैकेनिक्स का आपको जो सिलेबस है गेट फिजिक्स का वो स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। अब इनमें से कौन कौन से टॉपिक्स आपको करने हैं, लगभग आपका 10 to 15 मार्क्स का क्वांटम मैकेनिक्स आने वाला है। तो इसमें जो टॉपिक्स रहेंगे दीज आर, एक आपका रहने वाला है पार्टिकल इन डिफरेंट पोटेंशियल्स, लाइक स्टेप पोटेंशियल हो गया, हार्मोनिक ऑस्किलेटर, हाइड्रोजन एटम, और डायरेक्ट डेल्टा पोटेंशियल,
पोटेंशियल वेल, बॉक्स, ये सब चीजें, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, दैट इज द स्पिन्स पार्ट में आपको पोली स्पिन मैट्रिसेस को भी स्टडी करना है और SX, SY, SZ इन सबके आइगन वैल्यूज, इन सबके आइगन फंक्शंस, ओके, तो ये भी आपने यहां पर लर्न करना है। इसके साथ साथ यहां पर जो इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट थिंग, दैट इज एक क्वेश्चन आपका पर्टर्बेशन या फिर बॉर्न अप्रॉक्सीमेशन पर भी आपका पूछ लिया जाता है, ओके। और इसके अलावा यहां पर ये 3 चीजें ही आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो वन बाय वन हम एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। देखो यहां पर दीज आर द इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज जो स्टार्टिंग में बेसिक्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स का है। लाइक अगर आपको वेव फंक्शन जो है वो स्पेस कोऑर्डिनेट में दे रखा है और आपने मोमेंटम स्पेस में आपने कैलकुलेट करना है वेव फंक्शन का वैल्यू, देन यूज दिस फॉर्मूला। किसी टाइम पर कैलकुलेट करना है वेव फंक्शन और टाइम 0 पर वेव फंक्शन गिवन है, इन दैट केस यूज दिस फॉर्मूला। प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी का ये वाला फॉर्मूला है। स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन टाइम इंडिपेंडेंट वन इज दिस वन। अगर डायरेक्ट डेल्टा पोटेंशियल, अट्रैक्टिव डायरेक्ट डेल्टा पोटेंशियल में अगर पार्टिकल प्रेजेंट है, इन दैट केस इट्स एनर्जी इज दिस एंड वेव फंक्शन नॉर्मलाइज्ड वन इज दिस वन, ओके। इसके बाद नेक्स्ट आता है वेव फंक्शन कोरस्पॉन्डिंग टू द पोटेंशियल वेल, और वो भी कैसा, एसिमेट्रिक या फिर बॉक्स, तो उसमें होता है √2/L sin n/x/L। ध्यान रखिएगा, अगर सिमेट्रिक वेल होता है, अगर सिमेट्रिक वेल होता है तो फिर ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन में हमारे पास आता है कोस आएगा, उसके बाद साइन आएगा, ठीक है। मतलब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में साइन आएगा, ग्राउंड में कोस आएगा, लेकिन ऐसा एसिमेट्रिक के केस में नहीं है। एसिमेट्रिक के केस में हमेशा ही साइन आता है, लेकिन सिमेट्रिक में ग्राउंड स्टेट के कोरस्पॉन्डिंग यहां पर साइन की जगह क्या आ जाएगा, कोस, ठीक है। कोस देन फिर साइन, फिर कोस, फिर साइन, इस प्रकार से चलता है। अगर वेव फंक्शन रियल होता है तो ध्यान रखिएगा हमेशा एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम इज ऑलवेज 0। फिर है नेक्स्ट स्टेप पोटेंशियल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ये रेक्टेंगुलर पोटेंशियल बैरियर का इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अगर एनर्जी पार्टिकल की पोटेंशियल बैरियर से ज्यादा है, इन दैट केस रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट, ठीक है ना, रिफ्लेक्टिविटी इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला एंड ट्रांसमिटिविटी या ट्रांसमिशन कोफिशिएंट इज गिवन एज 1 - r, ओके। ये फॉर्मूला आता है जब E लेस देन V नोड का केस है इन द रेक्टेंगुलर पोटेंशियल बैरियर, दिस इज द फॉर्मूला। हाइड्रोजन एटम का वेव फंक्शन इन 3 चीजों पर निर्भर करता है। ये हमारे पास है स्फेरिकल हार्मोनिक्स पार्ट और ये है रेडियल पार्ट। रेडियल पार्ट होता है e⁻⁻ ZR/NA0 एंड दिस इज स्फेरिकल पार्ट इज एसोसिएटेड लेजेंडरी पॉलिनोमियल एंड e⁻m5। ये हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि यहां पर क्या होता है कि आपको वेव फंक्शन दे देगा, वेव फंक्शन में आपने कंपैरिजन करके इससे और आपने L, M और N का वैल्यू कैलकुलेट करना होता है एंड आफ्टर दैट आपको प्लॉट करने के लिए बोल सकता है ग्राफ्स, लाइक हमारे पास में RNL रेडियल वेव फंक्शन वर्सेस R या फिर प्रोबेबिलिटी वर्सेस R, ठीक है, विच इज प्रोपोर्शनल टू RNL का मॉडुलस स्क्वायर। मतलब नेगेटिव में ग्राफ नहीं जाता, ये ऊपर से स्टार्ट हो जाएगा इस प्रकार से, ओके। और अगर ये नीचे की तरफ ग्राफ जाएगा तो फिर वो ऐसे चलेगा, ठीक है। तो ये ग्राफ्स आपने अलग अलग स्टेट्स के लिए याद रख लेना, जैसे 1s है, 2s है, 3s है, 3p है ना, सिर्फ 4-5 आपने याद रखें। नेक्स्ट है ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन कोरस्पॉन्डिंग टू द हाइड्रोजन एटम इज दिस वन। इसका काफी जगह पर यूज हो जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट है मोमेंटम इन 3 डायमेंशंस, दिस इज द फॉर्मूला। R और 1/r का एक्सपेक्टेशन वैल्यू, डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद रखें। फिर एक ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन कोरस्पॉन्डिंग टू हार्मोनिक ऑस्किलेटर इज दिस वन, नॉर्मलाइज्ड ऑलरेडी। और एनर्जी आइगन वैल्यू इज n + ½ h⁻⁻, वेयर n इज गोइंग फ्रॉम 0, 1, 2 एंड सो ऑन। यहां पर ध्यान रखिएगा n इज इक्वल टू 0, 1, 2 चलेगा, यहां पर n इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट होगा, ठीक है, पोटेंशियल वेल में, क्योंकि अगर n इज इक्वल टू 0 हो गया यहां पे, देन द वेव फंक्शन इज कंप्लीटली 0 एंड फाइंडिंग आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट पार्टिकल फॉर n इज इक्वल टू 0 इज 0, ओके। फिर x और p ये हमारे पास है ऑपरेटर्स, ठीक है ना। तो मतलब रेजिंग और लोअरिंग ऑपरेटर्स की टर्म में यहां पे बताया गया है कि कैसे आप पोजीशन और मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं। लोअरिंग ऑपरेटर यहां पर स्टेट n-1 आ जाता है यहां पे, और जो रेजिंग ऑपरेटर है ये हमारे पास एक लेवल ऊपर जाता है, ठीक है ना। मतलब एक एनर्जी आइगन वैल्यू आपका इंक्रीज कर देता है h⁻⁻ से, ठीक है। x की पावर 2n+1 यानी ओड हमारे पास अगर पावर होता है x का या p का, उसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू होती है 0 फॉर द हार्मोनिक ऑस्किलेटर। ये कितना होता है, 0 होता है। x² और p² का याद रखेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला है। यहां से आप लोग बता भी सकते हैं कि ΔX ΔP यानी अनसर्टिनिटी प्रोडक्ट इन द पोजीशन एंड द मोमेंटम कितना आएगा, यहां से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना, ओके। ΔX का वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं, √(x² - x²). तो ये तो 0 बन गया क्योंकि एक्सपेक्टेशन वैल्यू x 0 है, बट एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x² इज नॉट 0, दैट इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला, ओके। तो ये आपका ΔX हो गया, ये आपका ΔP हो गया, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर आपके पास यहां से रिजल्ट आ जाएगा। 2D और 3D हार्मोनिक ऑस्किलेटर में डीजनरेसी का ये फॉर्मूला है, मतलब कितनी स्टेट्स वो लाई कर रहे हैं जिनके कोरस्पॉन्डिंग एनर्जी सेम होगी, दैट इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला, ओके। n+1 एंड n+1 × n+2/2,
यह है हाफ हार्मोनिक ऑस्किलेटर। जब भी ऐसा पोटेंशियल गिवन होता है हाफ हार्मोनिक ऑस्किलेटर का, कोरस्पॉन्डिंगली जो एनर्जी आइगन वैल्यू होगी दैट इज n प्लस हाफ एच कट ओमेगा, लेकिन n की वैल्यू सिर्फ ओड आपने कंसिडर करना है। अब ओड क्यों लिया जाता है इस पर मैंने भी वीडियो लेक्चर बना रखा है, ये आप देख सकते हैं, n इज इक्वल टू 1, 3, 5 एंड सो ऑन। पोलिस्पिन मैट्रिसेस सभी पता होना चाहिए, और स्पिन्स में आपसे कई बार कैलकुलेशन करवा लेता है कि Sx, Sy और Sz की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। जैसे कि अगर आपको वेव फंक्शन दे दे C1 प्लस साई1 प्लस C2 साई2, ओके, और आपसे कैलकुलेट करवा ले यहां पे कि बताइए Sx में प्लस एच कट बाय 2 आ जाए हमारे पास, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। कैसे कैलकुलेट करेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला है मॉडुलस ऑफ C1 प्लस C2 का मॉडुलस स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो C1 और C2 आप यहां से कैलकुलेट कर ही लेंगे बाय यूजिंग द नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट। ये नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट्स हैं तो वो आप यहां से मालूम कर सकते हैं दैट C1 स्क्वायर मॉडुलस प्लस C2 मॉडुलस स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1, ये कंडीशन इंपोज करते हुए। और इसी प्रकार से Sy इज इक्वल टू प्लस एच कट बाय 2 और माइनस एच कट बाय 2 की प्रोबेबिलिटीज हैं। Sz के केस में आप डायरेक्टली जो हमारे पास ये होता है कॉन्स्टेंट्स, इनका मॉडुलस स्क्वायर ले लेते हैं तो Sz का हमारे पास आ जाता है प्लस एच कट बाय 2 और माइनस एच कट बाय 2 पाने का प्रोबेबिलिटी कितना होगा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट आता है, ये फॉर्मूला हमारे पास है टाइम इंडिपेंडेंट पर्टर्बेशन थ्योरी में फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन निकालने का। सिंपली आपने एक्सपेक्टेशन वैल्यू उस पर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन का कंसीडर कर लेना है एंड दैट इज कैलकुलेटेड बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। और ये लास्ट फॉर्मूला मैंने बॉर्न अप्रोक्सीमेशन का बताया है, जब भी आपको स्फेरिकली सिमेट्रिक पोटेंशियल गिवन होता है V ऑफ R, जस्ट पुट डाउन है क्यों, यहां पर मोमेंटम ट्रांसफर है, वैल्यू पुट करके आप आसानी से जो है वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहां से f ऑफ थीटा आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड, दिस इज कॉल्ड स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड, ओके। और d सिग्मा बाय d ओमेगा दैट इज गिवन बाय f ऑफ थीटा मॉडुलस स्क्वायर, जो हमारे पास होगा यहां पे डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन। और टोटल क्रॉस सेक्शन अगर आपने कैलकुलेट करना है देन यूज दिस फॉर्मूला दैट सिग्मा t इज इक्वल टू एंड इंटीग्रेशन डबल इंटीग्रेशन d सिग्मा बाय d ओमेगा एंड साइन थीटा d थीटा d फाई, ओके। तो इसके अकॉर्डिंगली हम लोग फॉर्मूला यूज कर लेंगे। तो नेक्स्ट सब्जेक्ट चलते हैं, और नेक्स्ट सब्जेक्ट का नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स का सिलेबस आप यहां पर देख सकते हैं स्क्रीन पर। तो यहां से लगभग आप मान करके चलिए कि 4 to 8 मार्क्स के जो है इलेक्ट्रॉनिक्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इसमें जो मेजरली आपका जो सब्जेक्ट्स हैं, सब्जेक्ट के अंदर जो टॉपिक्स हैं जो आपने कवर करने हैं गेट एग्जाम के लिए, दीज आर, एक आपका रहेगा ऑपरेशनल एम्पलीफायर, सेकेंड वन इज लॉजिक गेट्स एंड थर्ड वन इज बेसिक्स ऑफ सेमीकंडक्टर। जैसे आपको सेमीकंडक्टर्स के बारे में जनरल पता हो, कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड, फेर्मी लेवल, एनर्जी कितना होता है फेर्मी लेवल का इन टर्म्स ऑफ द इफेक्टिव मास, ओके। इसके अलावा हमारे पास जो करंट होता है रिवर्स सैचुरेशन करंट, वो आप कैसे कैलकुलेट करते हैं। सो ये सारी चीज़ें आती हैं। इसके बाद मेटल्स, और जो हमारे पास मेटल्स और सेमीकंडक्टर्स, इनमें कंडक्टिविटी टेम्परेचर के साथ कैसे वेरी करता है, रेजिस्टिविटी कैसे टेम्परेचर के साथ वेरी करता है, ये सब चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। तो इसके लिए आप ड्रूड मॉडल और समरफील्ड थ्योरी ऑफ मेटल्स को भी जरूर याद रखें, ठीक है। तो 1 by 1 एक बार फॉर्मूले देख लेते हैं, हालांकि सारे फॉर्मूले नहीं बन सकते हैं बट मोस्ट इंपॉर्टेंट हम लोग देखेंगे। देखिए एक फॉर्मूला ये है हमारे पास, ठीक है, नंबर डेंसिटी का फॉर्मूला है, द चार्ज कैरियर्स इनसाइड सेमीकंडक्टर इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर टू द पावर 3/2 एंड e टू द पावर माइनस Eg/kT, ठीक है, ये फॉर्मूला आता है। नेक्स्ट है जो करंट होगा किसी डायोड में in the forward or the reverse biasing, this depends on the reverse saturation current and the potential V which is applied and the temperature T, okay। ये आपके ईटा जो है यहाँ पे आइडियलिटी फैक्टर है, और Vt इसको बोलते हैं थर्मल वोल्टेज, द वैल्यू इज Kt/Q एंड इट्स वैल्यू एट रूम टेम्परेचर 300 केल्विन इज 26 मिलीवोल्ट। ध्यान रखिएगा, आपको यहाँ पर लगभग केसेस में ऐसा दे रखा होगा कि जो वोल्टेज है, ठीक है ना, यहाँ पर जैसे चार्ज तो आप इलेक्ट्रॉन ले लेंगे तो, और वोल्टेज आपको वीक वोल्ट्स के अंदर दे रखा होगा तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा आपको न्यूमरेटर के अंदर। तो ऐसे केस में क्या करना होगा आपको, ये जो K है ना बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, दैट शुड बी टेकन इन द यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर केल्विन, जिस, ठीक है ना, ये वैल्यू आपने लेना 8.6 × 10⁻⁵ इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर केल्विन आपने कंसिडर करना होता है। यह है इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन इन सेमीकंडक्टर विच डिपेंड्स ऑन द अफेक्टिव नंबर ऑफ द चार्ज कैरियर्स प्रेजेंट इन द कंडक्शन बैंड एंड द वैलेंस बैंड e टू द पावर माइनस Eg/kT। ये फेर्मी लेवल एनर्जी गिवन इन टर्म्स ऑफ द इफेक्टिव मास, ठीक है। और Eg जो है हमारे पास बैंड के एनर्जी है, द वैल्यू इज जस्ट द एवरेज ऑफ कंडक्शन द वैलेंस बैंड एंड दैट इज ट्रू ओनली फॉर द इंट्रिंसिक टाइप सेमीकंडक्टर, जहां फेर्मी लेवल हमारे पास बिल्कुल ठीक बीचों बीच लाई करता है, ओके। ये जो फॉर्मूला आप देख रहे हैं, दिस फॉर्मूला इज यूज जब आपको टेम्परेचर में चेंज दे रखा हो कि मान लीजिए टेम्परेचर इतने से इतना इंक्रीज कर दिया गया,
तो अगर स्टार्टिंग केस में रिवर्स सैचुरेशन करंट इतना है तो फाइनल केस में कितना होगा। तो हालांकि ये वाली इक्वेशन भी आप अडॉप्ट कर सकते हैं, बट इससे लॉन्ग कैलकुलेशन जाता है, बट दिस इज द शॉर्ट ट्रिक। ये शॉर्ट ट्रिक है, टेम्परेचर वेरी करने से रिवर्स सैचुरेशन करंट कितना आएगा वो कैलकुलेट करने का ये फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। जनरली देखा जाता है कि अफेक्टिव मास जो होल्स का है इट इज ग्रेटर देन द इलेक्ट्रॉन्स, और जो हमारे पास मोबिलिटी है इलेक्ट्रॉन का दैट इज आल्सो ग्रेटर देन द होल्स। ओके, ये देखिए यहां पर जो मेटल्स होता है उसके बारे में थोड़ा सा जिक्र किया गया है। दो केस लिए हैं, टेम्परेचर लेस देन द डिबे टेम्परेचर, दिस इज ग्रेटर देन द डिबे टेम्परेचर। सो रेजिस्टिविटी इज प्रोपोर्शनल टू T to the power 5 here and it is proportional to temperature T here. CV the formula is alpha T plus beta T cube, बहुत जाना माना फॉर्मूला है ये, ठीक है। ड्रूड मॉडल समरफील्ड थ्योरी कंप्लीट डेरिवेशन के बाद में ये फॉर्मूला अराइव होता है। ध्यान रखिएगा इसके अंदर जो अल्फा कांस्टेंट है ये डिपेंड करता है फेर्मी एनर्जी या टेम्परेचर, फेर्मी टेम्परेचर पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और ये जो बीटा है दिस इज एक्चुअली प्रोपोर्शनल टू, ये हमारे पास होता है, अच्छा टी क्यूब तो यहाँ पर आ चुका है ना, सो दिस इज 1/θ d क्यूब, यानी कि डिबे टेम्परेचर का जो क्यूब रहेगा उसका इनवर्स ले लेना आपने, ठीक है। ड्रूड मॉडल का फॉर्मूला सिग्मा इज इक्वल टू Ne² τ/m, जहां पर टो रिप्रेजेंट करेगा रिलैक्सेशन टाइम को। ओके, m यहां पर इफेक्टिव मास भी हो सकता है कैलकुलेशन के दौरान, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। एंड फॉर द प्योर मेटल्स सिग्मा का जो वेरिएशन है टेम्परेचर के साथ वो इस प्रकार से होता है। ऑपरेशनल एम्पलीफायर में सबसे दो फॉर्मूले इंपॉर्टेंट आते हैं, एक CMRR का, एक स्लू रेट का। CMRR यानी कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो, द फॉर्मूला इज 20 log AD/ACM। ये डिफरेंशियल गेन है, ये कॉमन मोड गेन है, तो दोनों का यहां पर फॉर्मूला लिख दिया। स्लू रेट को रिप्रेजेंट करते हैं dV0/dt, यानी आउटपुट वोल्टेज का टाइम के साथ में किस प्रकार से वेरिएशन हो रहा है, एंड मैक्सिमम वैल्यू वी हैव टू टेक एंड द यूनिट रिप्रेजेंटेड इज वोल्ट पर माइक्रोसेकंड। फिर इसके बाद वैसे तो बहुत सारे केसेस बन सकते हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर में, समिंग एम्पलीफायर है, एवरेज एम्पलीफायर है, ओके, डिफरेंशिएटर, इंटीग्रेटर, नॉन इन्वर्टिंग, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। तो इनमें से मैंने 4 मोस्ट कॉमनली लिए, कंपेरेटर भी इंपॉर्टेंट है। अब इसमें जो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है उसमें ध्यान रखिएगा जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है ऑपरेशनल एम्पलीफायर का दैट इज ग्राउंडेड, RF हमारे पास फीडबैक रेजिस्टेंस है, RI हमारे पास इनपुट रेजिस्टेंस है, एंड VI इज डिनोटिंग द इनपुट वोल्टेज। तो आउटपुट वोल्टेज का ये फॉर्मूला होगा। नेगेटिव यहां रिप्रेजेंट करता है कि देयर शुड बी ए फेज डिफरेंस ऑफ 180 डिग्री बिटवीन द इनपुट एंड द आउटपुट। ओके, तो ये क्वेश्चन आपका CSR नेट में 5 मार्क्स में पूछा जा चुका है। नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर नेगेटिव टर्मिनल इज द ग्राउंडेड एंड दिस इज द फॉर्मूला ऑफ आउटपुट वोल्टेज। डिफरेंशिएटर को पहचानने का तरीका होता है कि फीडबैक में आपका रेजिस्टर रहेगा और इनपुट में आपका कैपेसिटर, जबकि इंटीग्रेटर में रिवर्स केस है, यहां कैपेसिटर फीडबैक में होता है एंड रेजिस्टर इन द इनपुट। ओके, सो दीज आर द फॉर्मूलाज। फिर यहां लॉजिक गेट्स आते हैं। लॉजिक गेट्स के बहुत सारे टाइप्स हैं, जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं दिस इज कॉल्ड एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, नैंड गेट, नॉर गेट, जोर गेट एंड एक्सोर गेट। ओके, तो ये आपने यहां पर एक्सनोर गेट, तो ये आपके पास बनेंगे, और इनकी जो बुलियन एक्सप्रेशन है आउटपुट का वो आपको यहां पर गिवन है अगर A और B हमारे पास इनपुट्स होते हैं तो, ठीक है ना। और ये कुछ फॉर्मूले हैं जो आपने काफ़ी इंपॉर्टेंट ध्यान रखने हैं। इसमें से जैसे कि मान लीजिए ये वाला फॉर्मूला है, दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये फॉर्मूला है, दिस इज कॉल्ड डी मॉर्गन्स लॉ। ओके, और ये जनरली हम लोग तब यूज करते हैं जब बुलियन इक्वेशन को आप सिंप्लीफाई कर रहे होते हैं, ठीक है ना। इसमें एक चीज और ध्यान रखिएगा, मिनिमम नंबर ऑफ नैंड एंड द नॉर गेट्स रिक्वायर्ड टू इंप्लीमेंट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन या फिर फॉलोइंग हमारे पास सर्किट, ठीक है ना। तो जो भी बुलियन एक्सप्रेशन आपको दिया रहेगा उसमें अगर आपको इंप्लीमेंट करना होता है मिनिमम नंबर ऑफ नैंड और नॉर गेट्स, तो ऐसे केस में मैंने एक वीडियो लेक्चर बना रखा है इसी चैनल पर, वो जाकर के आप सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपके रहेंगे, बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो बहुत ज्यादा फॉर्मूले बनते हैं। ट्रांजिस्टर तो अभी छूट ही रखा है इसके अंदर, बाकी इंपॉर्टेंट ये 3 आपके जो है टॉपिक्स रहेंगे। मैंने देखा यहां से क्वेश्चन आपके सब ज्यादा बनते हैं, ठीक है ना। ऑपरेशनल एम्पलीफायर, लॉजिक गेट्स, एंड दिस इज द बेसिक्स ऑफ द सेमीकंडक्टर्स एंड मेटल्स। ओके, नेक्स्ट सब्जेक्ट देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, जिसका सिलेबस गेट फिजिक्स का आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है। इनमें से जो टॉपिक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, दीज आर मैग्नेटिक एंड स्केलर वेक्टर पोटेंशियल्स, इसके अलावा पॉइजन्स एंड लैप्लेस इक्वेशन, इमेज मेथड, मल्टीपोल एक्सपेंशन, और यहां पर हमारे पास रहेगा नेक्स्ट पॉइंटिंग वेक्टर, एंड एट लास्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इंसिडेंट ऑन एन इंटरफेस। अब वो नॉर्मल इंसिडेंस भी हो सकता है और इंसिडेंस एट एन एंगल भी हो सकता है। ओके, और मान करके चलिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी से आपके जो क्वेश्चंस पुटअप होने वाले हैं ये 9 to 10 मार्क्स के होंगे। सो स्टार्ट करते हैं अब कुछ फॉर्मूले डिस्कशन। इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, सबसे पहले पॉइजन इक्वेशन, ठीक है, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी del स्क्वायर v की अगर हम लैप्लेस इक्वेशन की बात कर रहे होते हैं। अब इसका ये सॉल्यूशंस दिए गए हैं। ये सॉल्यूशन इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास एक स्फेयर है, स्फेयर के ऊपर पोटेंशियल मान लीजिए V0 है, इट इज कांस्टेंट,
और आपसे पूछ लिया गया किसी भी डिस्टेंस पर बताइए पोटेंशियल कितना होगा ड्यू टू दिस स्फीयर, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो पोटेंशियल्स जो है ये आपके सामने है, दीज आर द पोटेंशियल्स, जो कि इसी इक्वेशन के सॉल्यूशन है। ठीक है, देखो कार्टेशियन केस में पोटेंशियल का वैल्यू होगा, यहां पर इसका सॉल्यूशन होगा ax प्लस बी माइनस रो आर स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सिलिंड्रिकल के लिए भी आप इसी तरीके से कैलकुलेट करेंगे। स्फीयर के केस में अगर पोटेंशियल कांस्टेंट या आर का फंक्शन है सिर्फ, तो फिर ये वाला फॉर्मूला, और अगर थीटा का भी फंक्शन होता है साथ ही साथ, तो फिर ये वाला फॉर्मूला आप अडॉप्ट करेंगे। दिस इज टू फाइंड आउट द potential inside at any point, and this is the potential to find out at any point outside this sphere. ओके, पर ध्यान रखिएगा पोटेंशियल हमारा किसका फंक्शन होना चाहिए? आर और थीटा का फंक्शन हमारे पास होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर पोटेंशियल डेवलप जो हो रखा होगा सरफेस पर, दैट इज द फंक्शन ऑफ आर एंड थीटा। तो यहां से क्वेश्चन आपके कई बार पुटअप हुए भी हैं। स्फीयर इनमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट है यहां पर इमेज मेथड, और इमेज मेथड में एक स्फीयर का आप जरूर ध्यान रखें। अगर एक क्यू चार्ज को आप सेंटर से डी डिस्टेंस पर प्लेस करते हैं, एक इमेज चार्ज क्यू डैश मान लेते हैं बी डिस्टेंस पर यहां अपीयर हो जाता है, इस स्फीयर का रेडियस कैपिटल आर है, तो ये रिजल्ट्स रहेंगे। देखो इमेज चार्ज कितना डिस्टेंस सेंटर से इमेज चार्ज का, फोर्स जो हमारे पास में लगेगा दोनों चार्जेस के बीच में, इमेज चार्ज एंड द चार्ज विच यू पुट ऑन, दैट इज द फोर्स एंड इट इज एन अट्रैक्टिव फोर्स, नेगेटिव साइन है। ओके, नेक्स्ट कुछ फॉर्मूले हैं, जैसे मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल के बीच का रिलेशन। ये रिलेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पर ध्यान रखिएगा ये वाला रिलेशन जो है A इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी क्रॉस आर तभी यूज करना है जब मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म दी गई हो और वेक्टर पोटेंशियल आपको कैलकुलेट करना हो। ये रिलेशन भी हमारे पास होता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैग्नेटिक फील्ड आपको दे रखा हो या फिर पता हो आपको और मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल कैलकुलेट करना हो, कुलाम गोज के लिए डेल डॉट ए यानी डाइवर्जेंस जो है ए वेक्टर का आपका जीरो हो जाएगा, मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल का डाइवर्जेंस जीरो हो जाएगा। फाइनाइट सिलेंडर के केस में इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड, इनफाइनाइट सिलेंडर में इनसाइड आउटसाइड और सरफेस पर, ये हमारे पास वैल्यूज होंगी। सोलिनॉइड काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन के साथ बताया गया है। किसी भी एक एंड पर अगर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं तो फिर हमारे पास होगा म्यू नॉट NI अपॉन 2 इंटू के कैप। मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल की ये वैल्यू है और फाई कैप इसकी डायरेक्शन होगी। पॉइंटिंग वेक्टर का जनरल फॉर्मूला है S वेक्टर इज इक्वल टू E क्रॉस H वेक्टर, जो रिप्रेजेंट करता है पावर पर यूनिट एरिया। ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा पावर पर यूनिट एरिया, दैट इज रिप्रेजेंटिंग द इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो कि इंसिडेंट हो रही है किसी भी सरफेस के ऊपर। ठीक है, तो यहां पर पावर हो जाएगा, दिस इज पर यूनिट एरिया, एंड पावर इज नथिंग बट एनर्जी अपॉन टाइम। सो पॉइंटिंग वेक्टर आप ऐसा कह सकते हैं कि इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड इंटेंसिटी मींस एनर्जी फ्लो पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ओके, अब इसका जो एवरेज वैल्यू है ये होता है हाफ सी एप्सिलॉन नॉट ई नोड स्क्वायर। ई नोड इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो हमारे पास में इंसिडेंट हो रही है, उसके इलेक्ट्रिक फील्ड का कितना एम्पलीट्यूड है। यहां से क्वेश्चन आपका बहुत बार पुट हुआ है CSR नेट के अंदर भी। बल्ब के केस में, मतलब स्फीयर के केस में जो पॉइंटिंग वेक्टर है दिस इज P अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। सिलेंडर ये हमारे पास वैल्यू होगी, ठीक है ना, L लेंथ है, R रेडियस है, V और I हमारे पास जो वोल्टेज है जो डेवलप करवा रखा है आपने, करंट फ्लो होगा सिलेंडर के अंदर जब आप उसको एक वायर के थ्रू कनेक्ट कर देंगे एक बैटरी से। प्रेशर जो डेवलप होता है ड्यू टू एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, दैट इज फोर्स पर यूनिट एरिया। एब्जॉर्बिंग सरफेस अगर होता है, यानी कंप्लीटली अगर एब्जॉर्ब कर लिया जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को किसी सरफेस के द्वारा, तो ये फॉर्मूला होगा इंटेंसिटी पर यूनिट स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो 2I/c, लेकिन नॉर्मल इंसिडेंस में अगर ऑब्लिक एंगल पर यानी किसी एंगल पर स्ट्राइक करती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ऐसे केस में जो हमारे पास प्रेशर जनरेट होगा on that surface is 2I upon c into cos theta। थीटा यहाँ इंपॉर्टेंट है, एंगल बिटवीन इंटरफेस, जैसे मान लीजिए z एक्सिस है हमारे पास इंटरफेस, तो k कैप आप ले लेंगे, ठीक है ना, और इंसिडेंट बीम का जो भी यूनिट वेक्टर होगा। ये आपके पास हमने है, ये चारों के चारों मैक्सवेल इक्वेशंस हैं, और ये कंटिन्यूटी इक्वेशन है, डेल डॉट जे प्लस डेल रो बाय डेल टी। किसी एक्सेलरेटिंग चार्जेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और पॉइंटिंग वेक्टर आर के साथ कैसे वेरी करता है वो रिलेशन यहां दिया है। CSR नेट में भी यहां से क्वेश्चन बना है और आपका गेट में भी। ये हमारे पास नेक्स्ट है पावर विच इज फॉर द एक्सेलरेटिंग चार्ज। तो पावर ऑफ एन एक्सेलरेटिंग चार्ज इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला, और अगर मैं यहां नॉन रिलेटिविस्टिक केस लेकर के चलता हूं तो इसकी ये वैल्यू आता है, इफ v इज लेस देन c देन गामा वैल्यू इज 1 अप्रोक्सीमेटली। सो ये वैल्यू आ जाएगा म्यू नॉट q स्क्वायर a स्क्वायर अपॉन 6 पाई c। ध्यान रखिएगा ये प्रोपोर्शनल है q स्क्वायर के। नेक्स्ट इसके बाद है रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्टिविटी, ट्रांसमिटिविटी। तो ये रिफ्लेक्टेड जो हमारे पास इंसिडेंट, ये रिफ्लेक्टेड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का इलेक्ट्रिक फील्ड पार्ट, और ये हमारे पास इंसिडेंट जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड है। मॉडुलस स्क्वायर लगाया गया है, यहां पर t का वैल्यू होता है 1 - r
और नॉर्मल इंसिडेंस में ये वैल्यूज आपने याद रखनी है, डायरेक्टली आ जाता है। कई बार ऐसा होता है कि एयर और कोई डाइलेक्ट्रिक इंटरफेस दे देता है जिस पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इंसिडेंट करती है। इस केस में रिफ्लेक्टिविटी और ट्रांसमिटिविटी के फॉर्मूले में एक वैल्यू n1 आपने 1 रख लेना है, क्योंकि एयर डाइलेक्ट्रिक इंटरफेस था तो एयर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, डाइलेक्ट्रिक का दे रखा होगा आपको। जैसे ग्लास हो सकता है 1.5 दे दे तो आपको R और P का वैल्यू निकालना पड़ेगा, दैट शुड बी 96 और 4%। मल्टीपल एक्सपेंशन में ध्यान रखेंगे कि पोटेंशियल या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन पूछ सकता है एट ए लार्ज डिस्टेंस ड्यू टू सम चार्ज कॉन्फ़िगरेशन, ओके, ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्ज कॉन्फ़िगरेशन। तो सबसे पहला काम आपने ये करना है कि समेशन देख लें एक बार सभी चार्जेस का सम करके, अगर वो नॉन जीरो आता है इन दैट केस पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। अगर समेशन QI RI वेक्टर यानी हमारे पास डाइपोल मूवमेंट है, इफ इट डज नॉट इक्वल टू जीरो देन V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R², बट उस केस में ये आपका जीरो हो जाएगा। इसका नेक्स्ट हमारे पास आता है, ये मोनोपोल है, ये डाइपोल, ये नेक्स्ट है ऑक्टोपोल, ठीक है। तो ये क्वाड्रोपोल। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आएगा ऑक्टोपोल। तो क्वाड्रोपोल के केस में ये वाली वैल्यू जो है ये नॉन जीरो होनी चाहिए, इन दैट केस V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R³। अदरवाइज ऑक्टोपोल होता है दैट इज V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R⁴। तो ये सभी फॉर्मूले आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। नेक्स्ट सब्जेक्ट देखेंगे थर्मल एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, जो कि 10 to 12 मार्क्स का आपसे पूछा जाएगा। इस सिलेबस में जो हमारे पास रहेगा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम दी थर्मल एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, दीज टॉपिक्स आर ब्लैक बॉडी रेडिएशन, कार्नोट साइकिल, एंट्रोपी, कुछ रिलेशंस एंड पार्टीशन फंक्शन। ये हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो टॉपिक्स हैं। ब्लैक बॉडी रेडिएशन में ध्यान रखिएगा, जैसे जैसे इंटेंसिटी इंक्रीज होती है टेम्परेचर इंक्रीज होगा, वेवलेंथ डिक्रीज होगा। ये वेन्स डिस्प्लेसमेंट लो है विच इज मैक्सिमम वेवलेंथ corresponding to the black body radiation spectrum, multiply corresponding temperature and that should be constant। इसके बाद नेक्स्ट आता है कि जो एनर्जी डेंसिटी है या एनर्जी है, दिस इज सिग्मा E⁴, यानी इस पर इसका जो है वो हमारे पास डिपेंडेंसी रहेगा, ठीक है ना। T⁴ पर इसकी डिपेंडेंसी होती है। सिग्मा यहाँ पर जो है वो होता है स्टीफन्स कांस्टेंट, ठीक है। E हमारे पास एमिसिविटी है, इसकी वैल्यू 1 लेनी है। अगर परफेक्ट ब्लैक बॉडी है तो ए हमारे पास एरिया है ऑफ दैट ब्लैक बॉडी सरफेस। नेक्स्ट है इंटेंसिटी एनर्जी पर यूनिट एरिया, इसका फॉर्मूला होता है। तो एनर्जी हम लोग जानते हैं यहां से, तो एरिया से डिवाइड कर देंगे, सो सिग्मा E⁴। अब देखो किसी डी डायमेंशन के लिए अगर आप एनर्जी डेंसिटी कैलकुलेट करना चाहते हैं कि टेम्परेचर पर किस प्रकार से डिपेंडेंसी होगी, देन इट शुड बी T⁻D+1। 3D केस में यहां D का वैल्यू 3 हो जाएगा, सो E इज प्रोपोर्शनल टू T⁴, जैसा कि यहां पर दिखाया गया है, ये 3 डायमेंशन में। तो यहां से अगर आप एक बार टाइम टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में अगर फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव लेंगे एट कांस्टेंट वॉल्यूम, देन इट शुड बी कैलकुलेटेड स्पेसिफिक हीट एंड दैट इज प्रोपोर्शनल टू T³। इसी प्रकार से अगर एंट्रोपी आप निकालेंगे, एंट्रोपी इज गिवन बाय dQ/T और dQ का फॉर्मूला हमारे पास हो जाएगा यहां से mc/dt। सो CV हम लोग जानते हैं यहां पे प्रोपोर्शनल टू T³ है, तो यहां T³ रखेंगे, T³/T यहां पर T² आ जाएगा, T² का इंटीग्रेशन करेंगे T³। अगेन यहां पर एंट्रोपी T³ के प्रोपोर्शनल है। F इज इक्वल टू U माइनस TS, फ्री एनर्जी भी T⁴ पर प्रोपोर्शनल होती है। गिव्स पोटेंशियल और केमिकल पोटेंशियल बोथ आर 0 और गामा की वैल्यू होती है 4/3। अब ये जो दो रिलेशन है आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज फॉर एडियाबैटिक एक्सपेंशन, T⁵ इज इक्वल टू कांस्टेंट एंड दिस इज फर्स्ट थर्मोडायनेमिक रिलेशन। कार्नोट साइकिल के लिए वर्क डन फॉर्मूला इज Q1 - Q2 एंड ईटा एफिशिएंसी इज 1 - Q2/Q1, दैट इज 1 - T2/T1। यहां जो बीटा है दिस इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, तो इसका फॉर्मूला होगा एंड दिस इज द रिलेशन बिटवीन बीटा एंड ईटा, ओके। मतलब सेंटर ऑफ मतलब ये हमारे पास हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस एंड एफिशिएंसी, इनके बीच का रिलेशन हो गया। अब ये फॉर्मूले जो मैंने आपको बताए हैं ये सारी कार्नोट साइकिल या हीट इंजन के लिए है, ठीक है। हीट इंजन का जो बीटा होता है दिस इज 1 + बीटा ऑफ रेफ्रिजरेटर, ये रिलेशन आपने याद रखना है। एंट्रोपी का फॉर्मूला जनरल देखें तो dQ/T, ठीक है, और mc/dt/T या फिर ml/T अकॉर्डिंगली आपने यूज करना है। अगर देखो टेम्परेचर में चेंजेबिलिटी हो रही होगी ड्यूरिंग द फेज ट्रांजिशन, तो ऐसे केस में आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। C यहां पर स्पेसिफिक हीट होगा, गिवन रहेगा आपको ये ऑप्शन के अंदर, मतलब क्वेश्चन के अंदर। और ml/T ये फॉर्मूला आपने तब यूज करना है जब टेम्परेचर आपका फिक्स्ड रहे ड्यूरिंग द फेज ट्रांजिशन, ओके। तो यहां L का वैल्यू होगा लेटेंट हीट, तो लेटेंट हीट भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। ये एंट्रोपी इन टर्म्स ऑफ पार्टीशन फंक्शन वैल्यू है और ये किसी आइडियल गैस के लिए आपको वैल्यू दे रखी है इन टर्म्स ऑफ Cp एंड T एंड V, ओके।
कुछ रिलेशन याद रखने, जैसे सीपीसीवी के बीच का रिलेशन ये होता है टीई अल्फा स्क्वायर ऑफ वी, जहां अल्फा होता है कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, दिस इज द फॉर्मूला, एंड ई इज डिनोटेड एज बल्क मॉडुलस, दिस इज द फॉर्मूला। बल्क मॉडुलस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सीपी का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ जी, गिब्स पोटेंशियल, दिस इज द वैल्यू, ओके। और इंटरनल एनर्जी इन टर्म्स ऑफ द फ्री एनर्जी इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। पार्टीशन फंक्शन, दो फॉर्मूले हैं, ये वाला फॉर्मूला अगर कंटिन्यूस केस यानी हैमिल्टोनियन या एनर्जी दे रखा हो आपको, और ये केस तब है जब एनर्जी लेवल्स गिवन हो, डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स के केस में ये फॉर्मूला यूज करना है, जहां जी रिप्रेजेंट करता है डीजनरेसी को, डीजनरेसी ऑफ दैट एनर्जी लेवल, ओके। फ्री एनर्जी अगर आपने कैलकुलेट करना है फ्रॉम द पार्टीशन फंक्शन, देन यूज दिस फॉर्मूला। और अगर फ्री एनर्जी के बाद अगर आपको इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट करना है, देन यूज दिस फॉर्मूला। और यहां से स्पेसिफिक हीट तो कैलकुलेट हो ही जाएगा एक बार अगर आपको यू मिल गया तो, इंटरनल एनर्जी। ये प्रेशर है, ये केमिकल पोटेंशियल, एंट्रोपी किस प्रकार से फाइंड आउट होता है, एफ से, फ्री एनर्जी से, ये मैंने यहां फॉर्मूला बता रखा है। अब तीन यहां पर केस बनते हैं, एक मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स, बोस-आइंस्टीन, और एक हमारे पास होगा फेर्मी डायरेक्ट स्टैटिस्टिक्स को जो पार्टिकल्स ओबे कर रहे हैं उसके लिए वैल्यू मैंने बता रखी है थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी की, जी टू द पावर एन अगर डिस्टिंग्विशेबल है और डिवाइडेड बाय एन फैक्टोरियल अगर इनडिस्टिंग्विशेबल है। इन दोनों केस में तो इनडिस्टिंग्विशेबल ही होंगे, ठीक है। तो ये फॉर्मूले हो जाएंगे। फेर्मियोन्स के कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आपने याद रखने, जैसे फेर्मी एनर्जी का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ द नंबर डेंसिटी, और ये है एवरेज एनर्जी इन टर्म्स ऑफ द फेर्मी एनर्जी, डी अपॉन डी प्लस एस। डी यहां डायमेंशन को डिनोट करेगा, और एस क्या चीज है यहां पे, एस इज कमिंग फ्रॉम द डिस्पर्जन रिलेशन। जैसे फेर्मियोन्स, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो फेर्मियोन्स हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स के लिए जो एनर्जी होगी दैट इज एच कट स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन 2m, है ना। तो यहां पर आप देख सकते हैं E इज प्रोपोर्शनल टू के स्क्वायर, तो ये जो पावर आ रही है ना 2, दिस इज एक्चुअली S, ठीक है। तो S का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा यहां पे। फिर इसके बाद नेक्स्ट है कि N, यानी N हमारे पास नंबर डेंसिटी है, उस पर किस प्रकार से डिपेंडेंसी होती है, प्रेशर, फेर्मी एनर्जी, ये हमारे पास हो जाएगा, दिस इज फेर्मी मोमेंटम एंड दिस इज फेर्मी वेलोसिटी, ओके। तो इन चारों का रिलेशन आपने याद रखना है, ये 3D केस में कैलकुलेट किया गया है, ठीक है। सो नेक्स्ट हम लोग सब्जेक्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स, जिसमें आपके लगभग 8 to 9 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। अगर हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेकर के बात करें तो इसमें लेजर्स, स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसमें इंक्लूडेड है रमन स्पेक्ट्रा, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा, रोटेशनल स्पेक्ट्रा, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा, और इसके अलावा हमारे पास जो ESR और NMR है ये सभी इंक्लूडेड रहेंगे। और साथ ही साथ LS कपलिंग अलोंग विद हुंड्स रूल, ये आपके 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, स्पेक्ट्रोस्कोपी, लेजर्स एंड LSJJ कपलिंग, ओके। LS कपलिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी हम फॉर्मूले डिस्कशन करते हैं। देखो J इज इक्वल टू L प्लस एस, टोटल एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंड स्पिन दोनों का सम होगा, दिस इज कॉल्ड स्पिन ऑर्बिट कपलिंग। अगर कभी ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट निकालना हो देन यूज दिस फॉर्मूला, जहां GL हमारे पास होगा ऑर्बिटल G फैक्टर, ज्यादातर केस में हम इसका वैल्यू 1 ही लेकर के चलते हैं, एंड म्यू बी इज कॉल्ड बोहर मैग्नेटोन EH अपॉन 4πm। नेक्स्ट इसके बाद है स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, GS यहां स्पिन डीजेनेरेसी फैक्टर रहेगा, ठीक है, जिसकी वैल्यू होगी 2s प्लस का 1, यानी ऑलमोस्ट इसकी वैल्यू 2 के अराउंड ली जाती है, 2 पॉइंट समथिंग होती है बट 2 के अराउंड हम इसको कंसिडर करते हैं। टोटल अगर मैग्नेटिक मोमेंट निकालना हो आपको देन यूज दिस फॉर्मूला, G विच इज लैंडे G फैक्टर एंड अंडर रूट ऑफ G ऑफ J प्लस 1 एंड देन म्यू बी। यहां जो G है इसकी ये कंप्लीट वैल्यू आपको याद रखनी है, ठीक है। अब देखो यहां ये टर्म सिंबल्स डिनोट किए गए हैं, दीज आर द टर्म सिंबल्स। अब इसमें मल्टीप्लिसिटी 2s प्लस 1 भी हो सकता है, 2l प्लस 1 भी हो सकता है, डिपेंड की L ग्रेटर देन S और L लेस देन S। एंड नेक्स्ट इसके बाद ये डिस्कशन है हुंड्स रूल का। हुंड्स रूल इज यूज्ड टू फाइंड आउट द ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल कोरस्पोंडिंग टू जो भी आपको कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है किसी एटम का, ठीक है। जैसे 2s प्लस 1, सबसे पहले आपको यही प्रायोरिटी देखनी पड़ेगी कि जिस केस में 2s प्लस 1 टर्म सिंबल में जितना ज्यादा होगा उसकी एनर्जी उतनी ही कम होगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम आएंगे, अगर 2s प्लस 1 सेम है देन गो फॉर L का वैल्यू जितना ज्यादा होगा एनर्जी उतना कम होगा, मतलब ग्राउंड स्टेट में लाई करने का पॉसिबल है। एग्जैक्टली आप फील्ड में ध्यान रखिएगा L 0 होता है हमेशा, J इज इक्वल टू S के इक्वल रखा जाएगा इसके अंदर, ध्यान रखिए टर्म सिंबल यूज करते टाइम। मोर देन हाफ फील्ड का केस अगर है तो जितना हायर वैल्यू ऑफ J होगा एनर्जी उतना ही लोएस्ट, और लेस देन हाफ फील्ड के केस में J का वैल्यू जितना कम दैट लाई द लोएस्ट, दैट एनर्जी दैट टर्म सिंबल जो है हमारे पास कोरस्पॉन्ड करेगा ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल को। J का जो पॉसिबल वैल्यू है इट गोज फ्रॉम L माइनस S मॉडुलस से लेकर के L प्लस S मॉडुलस, जहां से आप LS कपलिंग का यूज करते हुए टर्म सिंबल्स का जो है कैलकुलेशन करेंगे। नेक्स्ट ये जो फॉर्मूले हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जीमन इफेक्ट से बेस्ड जो भी न्यूमेरिकल बनते हैं वो इन्हीं फॉर्मूले पर बेस्ड हैं, ठीक है ना। यहाँ जो है कंप्लीट आपका एनर्जी डिफरेंस दे रखा है, जैसे फ्रीक्वेंसी डिफरेंस, वेवलेंथ डिफरेंस, ओके। एंड बी यहाँ पर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो आपने अप्लाई किया हुआ है किसी एटम पर,
तो उस केस में जो फर्दर स्प्लिटिंग होती है दैट इज कॉल्ड ज़ीमन स्प्लिटिंग। ये कोहेरेंस लेंथ का फॉर्मूला है इन टर्म्स ऑफ द कोहेरेंस टाइम, एंड कोहेरेंस लेंथ का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ डेल्टा लैम्डा भी गिवन है, ठीक है। दिस इज लैम्डा स्क्वायर अपॉन डेल लैम्डा, ओके। ये लेजर्स के फॉर्मूले आपके आ जाते हैं। सबसे पहले स्पॉन्टेनियस लाइफ टाइम इज गिवन बाय 1/821 आइंस्टीन कोफिशिएंट। ये रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, रेट ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन, रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन। यू ऑफ वी हमारे पास एनर्जी डेंसिटी है, दिस इज द फॉर्मूला। 821/B21 जब कैलकुलेशन यहां से की जाती है देन आई एम गेटिंग दिस फॉर्मूला, और B12/B21 का रेशियो 1 आता है। 3 लेवल लेजर में इन कंडीशन को फुलफिल करना चाहिए सच दैट पॉपुलेशन इन्वर्जन कंडीशन हमारे पास अचीव हो सके, जैसे कि N3 N2 ग्रेटर देन द N1। इसी प्रकार से A21 इज ग्रेटर देन A32, या फिर हमारे पास ऐसे कह सकते हैं TO21 इज ग्रेटर देन TO32, ओके। ये हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। दिस इज द ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी बेसिकली, ओके। ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी है और ये हमारे पास लाइफ टाइम को डिनोट कर रहा है, लाइफ टाइम, ठीक है। 2 to 1 ट्रांजिशन, 3 to 2 ट्रांजिशन, ओके। अच्छा, यहां पर ये देखो स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टार्ट हो जाती है, कंप्लीट स्पेक्ट्रोस्कोपी है रोटेशनल। अच्छा, ये मैंने डिनोट किया है कि किस रेंज में हमारे पास लाई करेगी, जो भी लाइट हमारे पास इमिट होने वाली है, इन व्हाट फ्रीक्वेंसी इट विल जो है वो हमारे पास लाई करने वाली है, इट विल लाई, ओके। सो माइक्रोवेव या फिर फार इंफ्रारेड रीजन में अगर हम वाइब्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करें देन इंफ्रारेड, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा विजिबल एंड अल्ट्रावायलेट, रमन स्पेक्ट्रा विजिबल एंड अल्ट्रावायलेट। ये एनर्जी का ऑर्डर गिवन है, जो भी मतलब लाइट हमारे पास बाहर आने वाली है उसके एनर्जी का क्या ऑर्डर होने वाला है। रोटेशनल के केस में 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट ड्यूरिंग द ट्रांजिशन, ओके। वाइब्रेशनल में 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉनिक में 1 से लेकर के 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये कंडीशंस हैं जो कि फुलफिल करना चाहिए उस मॉलिक्यूल के द्वारा, जैसे कि उसका परमानेंट डाइपोल मोमेंट होना चाहिए। अब यहां पर डिनोट किया गया होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स, होमोन्यूक्लियर जैसे H2 O2 N2, इन सब का तो डाइपोल मोमेंट ही 0 होता है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, दे डू नॉट शो द रोटेशनल स्पेक्ट्रा। नेक्स्ट इसके बाद है वाइब्रेशन स्पेक्ट्रा। वाइब्रेशन स्पेक्ट्रा में कंडीशन ये आती है कि उनका डाइपोल मोमेंट चेंज होना चाहिए ड्यूरिंग द वाइब्रेशन, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड CO2 मॉलिक्यूल, ठीक है ना। भले ही CO2 मॉलिक्यूल का हमारे पास में डाइपोल मोमेंट 0 होता है नेट, लेकिन फिर भी वो वाइब्रेशन जिस समय करेगा तो उसका कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट यहां पर इंड्यूस होगा एंड दैट विल बी चेंज, तो इसके हिसाब से वाइब्रेशन स्पेक्ट्रा को शो करता है। इलेक्ट्रॉनिक और रमन जो है वो सभी मॉलिक्यूल शो करते हैं, चाहे वो होमो हो या फिर हेट्रो हो। ESR और NMR, इनमें एक ही फॉर्मूला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रेजोनेंस कंडीशन पर H न्यू नोड, ठीक है, इज इक्वल टू G न्यू बी बी एक्सटर्नल। यहां जो न्यू नोड आप देख रहे हैं दिस इज कॉल्ड, यहां इसको बोलते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी या फिर लार्मर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं इसको, और ये G फैक्टर है म्यू बी इंटू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो आपने अप्लाई किया हुआ है। इन दोनों के लिए कंडीशन देखते हैं। ESR शो करने के लिए मॉलिक्यूल का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है, यानी वो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होना चाहिए। अब जैसे एग्जांपल के लिए NO2+ मॉलिक्यूल है। अब इस आयन की अगर हम बात करें तो नाइट्रोजन है तो 7, ठीक है, एटॉमिक नंबर इसका। नेक्स्ट है ये 2 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट ऑक्सीजन के, इसलिए 2 × 8, और क्योंकि पॉजिटिव साइन यहां पर है, पॉजिटिव यहां पर है, इसलिए -1 एंड इट कम्स आउट टू बी 22। सो 22 है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स आप सभी के सभी पेयर हो जाएंगे ना, तो सभी अगर पेयर होंगे इसका मतलब ये डाया होगा, और अगर डाया है इसका मतलब ESR ये शो नहीं कर सकता, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस ही शो करते हैं जिसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे। NMR शो करने के लिए जो न्यूक्लियर जो स्पिन होता है उसका वैल्यू नॉन जीरो होता है। न्यूक्लियर स्पिन का वैल्यू नॉन जीरो, और न्यूक्लियर स्पिन का वैल्यू रहेगा दैट इज Z - n मॉडुलस डिवाइडेड बाय 2। एग्जांपल के लिए कार्बन 12 6 है, तो अब इसमें देखें तो प्रोटॉन्स की संख्या कितनी है, 6 है। न्यूट्रॉन्स की संख्या कितनी है, 12 - 6 यानी 6 है। तो यहां I का वैल्यू हो जाएगा न्यूक्लियर स्पिन 6 - 6 डिवाइडेड बाय 2 विच इज 0। तो NMR ये शो नहीं करेगा, लेकिन अगर कार्बन 13 6 मॉलिक्यूल की बात करेंगे देन इट विल शो NMR, ओके, ध्यान रखिएगा इसका। इसके बाद नेक्स्ट आता है कि फ्रीक्वेंसी जो है वो किस रेंज में लाई करेगी, तो ESR में माइक्रोवेव, ओके, और NMR के केस में रेडियो फ्रीक्वेंसी। कुछ फॉर्मूले इंपॉर्टेंट, जैसे रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में रोटेशनल एनर्जी का जो फॉर्मूला रहेगा दैट इज BJ of J+1, जहां B रोटेशनल कांस्टेंट है इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दिस इज द फॉर्मूला, एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन टर्म्स ऑफ रिड्यूस्ड मास एंड बॉन्ड लेंथ इज दिस फॉर्मूला। B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू, ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डिफरेंट आइसोटोप्स के केस में रिड्यूस्ड मास अलग अलग होगा तो रोटेशनल कांस्टेंट भी अलग अलग होगा। दिस इज कॉल्ड आइसोटोपिक इफेक्ट, इसको बोलते हैं आइसोटोपिक इफेक्ट, ओके। डेल्टा J का वैल्यू +-1 है, दिस इज द सिलेक्शन रूल फॉर द रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। न्यू बार जो कि हमारे पास सेपरेशन है बिटवीन द 2 कंसेक्यूटिव लेवल्स, द वैल्यू इज 2B of J+1, ओके। यहां रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के फॉर्मूले हैं। नेक्स्ट आते हैं वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के, तो ये वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल फॉर्मूला इज H न्यू of V + ½ एंड ये सिलेक्शन रूल है डेल्टा V = +-1। ये आगे फर्दर जा सकता है, मतलब +-2 +-3 ये सब भी इंक्लूड हो सकते हैं अगर आप यहां पर कंसिडर करते हैं एन हार्मोनिसिटी।
ठीक है ना, ये तो हार्मोनिसिटी मतलब हार्मोनिक ऑस्किलेटर के केस में है। अगर एन हार्मोनिक ऑस्किलेटर होता, इन दैट केस जी ऑफ वी इज करेक्टेड बाय दिस फॉर्मूला, जहां ओमेगा ये हमारे पास इक्विलिब्रियम एंगुलर फ्रीक्वेंसी है एंड एक्स इज नोन एज द एन हार्मोनिसिटी कांस्टेंट। ओके, अब ध्यान रखिएगा, जब 1 से 0 में ट्रांजिशन होगा दैट कोरस्पॉन्डिंग टू द फंडामेंटल बैंड, 2 से 0 में ट्रांजिशन होगा दैट कोरस्पॉन्ड्स टू द फर्स्ट ओवरटोन, फिर 3 से 0 सेकंड ओवरटोन एंड सो ऑन। ओके, और ये हमारे पास रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी के फॉर्मूले हैं, जैसे कि आपने पता है कि आप रेले हमारे पास सबसे बीच में लाई करती है, कोरस्पॉन्डिंग टू इलास्टिक स्कैटरिंग। ये हमारे पास स्टोक्स और एंटी स्टोक्स हैं, तो यहां पर इलास्टिक स्कैटरिंग होती है बिटवीन द लाइट जो आप जो है यहां पर इंसिडेंट करवा रहे हैं टू द मॉलिक्यूल, तो उनके बीच में इनइलास्टिक स्कैटरिंग हो रही है। अब रेले और फर्स्ट स्टोक या एंटी स्टोक्स के बीच का सेपरेशन आप देख सकते हैं 6b के इक्वल है, और 2 कंसेक्यूटिव स्टोक्स या एंटी स्टोक्स के बीच का सेपरेशन 4b के इक्वल है। हाँ, फर्स्ट स्टोक और फर्स्ट एंटी स्टोक के बीच का सेपरेशन 6b + 6b यानी 12b हो जाएगा। ओके, ये ध्यान रखिएगा। एंड सिलेक्शन रूल इज दिस वन। ओके, सिलेक्शन रूल डेल्टा जे इज इक्वल टू रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा का है, डेल्टा जे इज इक्वल टू 0 ± 2, एंड इनके लिए जो एनर्जी का डिफरेंस आएगा दिस इज b ऑफ 4j + 6। ओके, इसी बिहाफ पे यहां पर बताया गया है 6b 4b एंड सो ऑन। ये जो फॉर्मूला है ये वेव नंबर को डिनोट करता है। वेव नंबर यहां पर रिलेशन बता रहा है बिटवीन द रेले लाइन, स्टोक्स और एंटी स्टोक्स के बीच। तो इसमें कई बार ऐसा होता है कि 2 पैरामीटर दे देता है, हो सकता है आपको वेवलेंथ भी दे रखा हो, क्योंकि हम जानते हैं कि वेव नंबर इज रेटेड बाय वेवलेंथ एज वेल 1/λ। ओके, एंड वेव नंबर को हम फ्रीक्वेंसी में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन में, आपको कोई भी 2 फैक्टर प्रोवाइड कर देगा एंड थर्ड फैक्टर यू हैव टू कैलकुलेट। फॉर एग्जांपल, जैसे आपको वेव नंबर कोरस्पॉन्डिंग टू स्टोक्स लाइन दे देगा, रेले लाइन दे देगा, और फिर आपसे कैलकुलेट करवाएगा एंटी स्टोक्स लाइन के कोरस्पॉन्डिंग वेव नंबर क्या होगा, देन यूज दिस फॉर्मूला। ओके, तो ये आपके थे लेजर्स और स्पेक्ट्रोस्कोपी, और यहां पर एलएस कपलिंग हुंस रूल से बेस्ड फॉर्मूले, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट सब्जेक्ट हमारा आता है सॉलिड स्टेट फिजिक्स, जो मान करके चलिए लगभग 12 to 13 मार्क्स का आपका आने वाला है। और इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बनते हैं दीज आर सुपर कंडक्टिविटी, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा यहां पर रहेगा हॉल इफेक्ट, डाइफ्रैक्शन जिसमें ब्रैग्स लॉ वगैरह सब चीजें आप पर स्टडी करते हैं, एंड द लास्ट वन इज डाया, पैरा, फेरो, एंटी फेरो, इन सबकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। ओके, तो यहां से आपके क्वेश्चंस बनते हैं। सबसे पहले हम सुपर कंडक्टिविटी को थोड़ा सा जिक्र करते हैं। देखो, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, सो मैग्नेटिक फील्ड किस प्रकार से डिस्टेंस के साथ वेरी करता है इनसाइड ए मैग्नेटिक, जब आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं टू ए सुपर कंडक्टर बिलो द क्रिटिकल टेम्परेचर, इन दैट केस ये मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास जैसे जैसे सरफेस की तरफ यानी अंदर की तरफ आप जा रहे हैं, ठीक है, इस तरफ टेंड करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड आपको एक्सपोनेंशियली डिक्रीज मिलेगा। दिस इज द रिलेशन, ये रिलेशन है। H नोड यहां पर मैग्नेटिक फील्ड है जो कि सरफेस पर प्रेजेंट होगा। ओके, अच्छा, क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड किसी टेम्परेचर T पर अगर कैलकुलेट करना है तो आपको पता होना चाहिए 0 टेम्परेचर यानी 0 केल्विन टेम्परेचर पर कितना होगा क्रिटिकल फील्ड, और ये उसके बीच का रिलेशन है। पैराबोलिक कर्व इसके अंदर आता है, वो आपने जरूर बनाया होगा इस प्रकार से। ठीक है, अब इसमें कुछ प्रॉपर्टीज है जो आपको पता होना चाहिए, जैसे कि जब टेम्परेचर बिलो द क्रिटिकल टेम्परेचर होगा तब सुपर कंडक्टिविटी हमारे पास ट्रांजिशन स्टेट होगा, बजाय उसके अगर T ग्रेटर देन Tc हो जाएगा, इन दैट केस द सुपर कंडक्टर बिकम्स द नॉर्मल स्टेट। तो नॉर्मल स्टेट में हम जिक्र नहीं करते हैं, सुपर कंडक्टिविटी अगर हम स्टडी करें तो सुपर कंडक्टिविटी में T लेस देन Tc को लेकर के जिक्र किया जाता है। जैसे एक इफेक्ट ऑब्जर्व होता है एट दिस टेम्परेचर इज मेसनर इफेक्ट। इसमें क्या होगा कि मैग्नेटिक लाइंस को कंप्लीटली एक्सक्लूड कर देता है एक सुपर कंडक्टर। जब आपने एक टेम्परेचर ग्रेटर देन Tc पे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया था तब तो सारी मैग्नेटिक लाइंस इसके अंदर जो है वो पास कर रही थी सुपर कंडक्टर से, लेकिन जब आप इसको कूल करेंगे तो कूलिंग के दौरान जब टेम्परेचर एक क्रिटिकल टेम्परेचर से बिलो हो जाएगा, इन दैट केस मैग्नेटिक लाइंस कंप्लीटली एक्सक्लूड हो जाएंगे। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड मेसनर इफेक्ट। तो अगर ये कंप्लीटली हमारे पास में कोई भी मैग्नेटिक लाइंस इसके अंदर से पास नहीं होगी, इन दैट केस सुपर कंडक्टर्स आर नोन एज परफेक्ट डायमैग्नेट्स। एंड परफेक्ट डायमैग्नेटिक के केस में ससेप्टिबिलिटी का वैल्यू होता है -1, दैट इज m/h रेशो। ध्यान रखिएगा, जो नॉर्मल स्टेट और सुपर कंडक्टिंग स्टेट है इनमें एंट्रोपी के बीच का ये रिलेशन होता है और स्पेसिफिक हीट के बीच का ये रिलेशन होगा। अब सुपर कंडक्टिविटी स्टेट में स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला होता है इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर A, जो कि सम कांस्टेंट है, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगा e⁻⁻ का डेल बाई KT, जहां डेल हमारे पास वैल्यू होगा Eg/2। ओके, 3.5 kBTC इसका वैल्यू है टेम्परेचर 0 केल्विन पे। हम सजेस्ट करेंगे आप इसके लिए जरूर एक बार BCS थ्योरी या कूपर पेयर्स की थ्योरी आप एक बार जरूर स्टडी कर लें। ओके,
अच्छा, कुछ शार्प पीक्स नजर आती हैं ग्राफ्स के अंदर जब इनके ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो शार्प पीक किन किन ग्राफ्स में आएंगे? रेजिस्टिविटी, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम और ससेप्टिबिलिटी। ओके, तो ये आपके पास 3 ऐसे हैं पैरामीटर्स जिनमें आपको शार्प पीक्स नजर आती है। पूछ लेता है कि शार्प पीक्स किस किस में आपको नजर आने वाली हैं, तो ये 3 हमारे पास रहेंगे। जोसेफसन फ्रीक्वेंसी, तो ये आपने ध्यान रखना है, जोसेफसन फ्रीक्वेंसी हमारे पास होती है न्यू इज इक्वल टू 2 EV नोट बाई एच, जहां V नोट हमारे पास अप्लाइड जो है पोटेंशियल होगा, सॉरी अप्लाइड नहीं, जो हमारे पास अपीयर हो जाएगा। जैसे 2 सुपर कंडक्टर्स के बीच में आपने इंसुलेटर की जो है एक तरीके से, देखो यहां पर हमारे पास जंक्शन होता है ना, यहां सुपर कंडक्टर, यहां सुपर कंडक्टर, यहां पर हमारे पास इंसुलेटर। ओके, तो इस प्रकार से हमारे पास रहेगा। इन दैट केस जोसेफसन फ्रीक्वेंसी, तो अब यहां पर अपीयर हो जाएगा, इन दोनों टर्मिनल्स के बीच में एक वोल्टेज अपीयर होगा, दिस इज कॉल्ड V नोट। तो इसकी टर्म्स में हमने जोसेफसन फ्रीक्वेंसी को डिनोट किया है। नेक्स्ट है ओमेगा सी, विच इज कॉल्ड यहां पर क्रिटिकल एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। इसकी वैल्यू हमारे पास होगी EB/m स्टार, साइक्लोट्रॉन एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी इसको बोलते हैं। ओके, अफेक्टिव मास का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, जब आपको E के रिलेशन, डिस्पर्जन रिलेशन गिवन होता है, इन दैट केस आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। कई बार निकलवा लेता है, बताइए टॉप ऑफ बैंड कितना होगा, बॉटम ऑफ बैंड पे कितना होगा, ठीक है, या फिर लो एनर्जी लिमिट में कितना होगा, हाई एनर्जी लिमिट में कितना होगा अफेक्टिव मास। तो फिर इसी फॉर्मूले से आप सारी की सारी कैलकुलेशंस करते हैं। ग्रुप वेलोसिटी का ये फॉर्मूला होगा D/dk, यानी हमारे पास जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है एनर्जी का विद रिस्पेक्ट टू के, उस पर ही डिपेंड करता है, ठीक है ना। इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से आएगा, ठीक है ना, इसका ग्राफ कुछ ऐसा हमारे पास आता है, ठीक है, ये इसका ग्राफ रहेगा। इसका m स्टार का ग्राफ अगर आप ड्रॉ करेंगे देन इट गोज लाइक दिस, ये आपको इस प्रकार से शो होगा। ओके, ये हमारे पास 3 फैक्टर्स हैं जो किस प्रकार से फेर्मी एनर्जी पर इनकी डिपेंडेंसी वो बताया गया है। S आपको पता चलेगा जब डिस्पर्जन रिलेशन आपको गिवन होगा उससे। ये डेंसिटी ऑफ स्टेट्स का फेर्मी एनर्जी पर रिलेशन है, EF टू द पावर D/s-1। ओके, और यहां पर नंबर डेंसिटी फेर्मी एनर्जी पर इस प्रकार से निर्भर करेगा, और यह है इंटरनल एनर्जी फेर्मी एनर्जी की पावर D/s+1, ठीक है ना। तो ये आप डिपेंडेंसी चेक कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस रिलेशन। फिर आता है होल कोफिशिएंट। ओके, तो होल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है RH इज इक्वल टू, ओके, होल कोफिशिएंट इज EY/JXBZ। ये Y, X और Z ये डायरेक्शंस को स्पेसिफाई कर रहे हैं, किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आपका सेटअप हुआ है, Y डायरेक्शन में। मैग्नेटिक फील्ड आपने अप्लाई किया है एक्सटर्नली इन द Z डायरेक्शन, और JX का मतलब हो गया करंट आपका X डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। ओके, ये सेमीकंडक्टर के केस में फॉर्मूला है, और RH का वैल्यू 1/ρ होता है, और 1/ρ को आप लिख सकते हैं 1/Ne, ठीक है। किस केस में? जब N टाइप सेमीकंडक्टर होगा। P टाइप सेमीकंडक्टर में 1/P, वो भी प्लस साइन के साथ, और नेगेटिव होता है RH का वैल्यू जब मेटल्स की बात चलती है। X और Y और Z के इसमें जो हमने डायमेंशंस यूज किए हैं, जो भी आपने सेमीकंडक्टर को प्लेस कर रखा है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, उस सेमीकंडक्टर की लेंथ, विड्थ और थिकनेस X, Y और Z एक्सिस में रिप्रेजेंट हो रही होगी। इन दैट केस Y डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगी दैट इज Vy। ये Vy हमारे पास पोटेंशियल है जो कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण आया है, ठीक है ना। देखो मतलब पोटेंशियल डिफरेंस आपका क्रिएट होगा Y डायरेक्शन में, पोटेंशियल डिफरेंस आपका क्रिएट होगा Y डायरेक्शन में इन दोनों टर्मिनल्स के बीच में, और इससे एक फील्ड जनरेट हो जाएगी इनसाइड द सेमीकंडक्टर, ओके, व्हेन प्लेस्ड इन द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो यहां पर W आता है विड्थ, और यहां पर हमारे पास आएगा विड्थ इनटू थिकनेस। ये फॉर्मूला डायफ्रैक्शन से रिलेटेड है, 2d sin θ इज इक्वल टू n लैम्डा। ये रिलेशन आपने याद रखना है। ये ब्रैग्स लॉ है, ब्रैग डिफ्रैक्शन लॉ, और ये हमारे पास वेक्टर फॉर्म में लिखा गया है। यहां पर k डैश इज इक्वल टू k प्लस g, ये सभी वेव वेक्टर्स हैं। तो अगर ये वेव वेक्टर्स हैं हमारे पास, तो ऑब्वियसली इनके बीच एक रिलेशन होगा। दिस इज द रिलेशन, दिस इज कॉल्ड रेसिप्रोकल लेटिस वेक्टर। k डैश और k वेव वेक्टर्स हैं ऑफ द इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड रेज। ये रिलेशन आपको बताया गया है G और T यानी ट्रांसलेशन और रेसिप्रोकल लेटिस वेक्टर्स के बीच का। DHKL ये आपके पास दे रखा है, इंटरप्लेनर स्पेसिंग। इंटरप्लेनर स्पेसिंग आपको गिवन है इन टर्म्स ऑफ द मिलर इंडिसेस, ओके, एंड ए यहां पर एज लेंथ है। और ये ध्यान रखिएगा क्यूबिक क्रिस्टल्स में ये वाला फॉर्मूला आपका वैलिड रहेगा, जहां A, B और C तीनों हमारे पास डायमेंशंस बराबर होते हैं, ठीक है ना। ये डाया, पैरा और फेरो, ये ससेप्टिबिलिटी का फॉर्मूले यहां पर कैलकुलेट किए गए हैं। ये ससेप्टिबिलिटी के फॉर्मूले आपके लेंजेविन्स थ्योरी में मिल जाएंगे, लेंजेविन्स थ्योरी ऑफ डायमैग्नेटिज्म एंड लेंजेविन्स थ्योरी ऑफ पैरामैग्नेटिज्म। फेरो और एंटी फेरो जो होता है उसमें आपका क्रिटिकल टेम्परेचर और ये Tn को बोलते हैं नील्स टेम्परेचर, इन पर डिपेंडेंसी होती है। कैसे डिपेंडेंसी है वो आप यहां पर रिलेशन के साथ देख सकते हैं। एंड दीज आर द ग्राफ्स। ग्राफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये है 1/chi वर्सेस टेम्परेचर का, और ये है आपका ससेप्टिबिलिटी वर्सेस टेम्परेचर का, ओके। ये दोनों ग्राफ मैंने यहां पर ड्रॉ किए। नाउ द नेक्स्ट इज न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स, जहां से आपका 8 to 15 मार्क्स का क्वेश्चन जो है आपके बन सकते हैं, ठीक है।
अब यहां पर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आते हैं वो है हमारे पास अल्फा बीटा गामा डीके, शेल मॉडल और एलिमेंट्री पार्टिकल फिजिक्स जो है वो आपने कंप्लीट करना होगा, क्योंकि एलिमेंट्री पार्टिकल फिजिक्स में से एक दो क्वेश्चन आपके जरूर बनते हैं, चाहे वो क्वार्क्स को लेकर के बने या फिर आपके रिएक्शंस को लेकर के बने, लाइफ टाइम ऑर्डर को लेकर के बने, क्वार्क कंटेंट बताना हो एटसेट्रा। ओके, तो अब फॉर्मूले डिस्कशन करते हैं। देखो सबसे पहले है अल्फा डीके, जिसमें ये रिलेशन है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल एंड द क्यू वैल्यू ऑफ द न्यूक्लियर रिएक्शन एंड मास नंबर, इनके बीच का ये रिलेशन होता है। मैक्सिमम हाइट ऑफ पोटेंशियल बैरियर इज दिस फॉर्मूला 2E into E into Z अपॉन 4πε0r, क्योंकि 2E हमारे पास चार्ज होता है अल्फा पार्टिकल पर और E हमारे पास चार्ज होता है एक जो है इलेक्ट्रॉन पर, ठीक है, या प्रोटॉन पर। अब देखो नेक्स्ट हमारे पास ना Z नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास प्रेजेंट होंगे। अब ये ट्रांसमिशन कोफिशिएंट, ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी आप बोल सकते हैं, इसका वैल्यू होता है e⁻²k2a, जहां k2 का वैल्यू होगा दिस। ओके, तो यहां इसके लिए आप थोड़ा सा स्टडी कर सकते हैं गैमो थ्योरी को। गैमो थ्योरी जो हमारे अल्फा डीके में आती है उसको आप लोग यहां पर स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। टनलिंग इफेक्ट से रिलेटेड ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है। ये बीटा डीके का सिलेक्शन रूल है, जिसमें टेबल आपको याद रखनी पड़ेगी। सुपर अलाउड, अलाउड, फर्स्ट फॉरबिडन, सेकंड फॉरबिडन और थर्ड फॉरबिडन। यहां पर पैरिटी चेंज होगी क्या, तो ये पता लगाने के लिए यहां पर आपको देखना होगा, यहां पर पैरिटी चेंज होगा, यहां फर्स्ट फॉरबिडन में भी पैरिटी चेंज होगा। यह फेर्मी ट्रांजिशन, यह गैमो-टेलर ट्रांजिशन, इनके कॉरस्पॉन्डिंग जो डेल्टा जे की वैल्यूज हैं वो यहां पर लिखी गई हैं 0001 इस प्रकार से, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है दिस इज कॉरस्पॉन्ड टू द गामा डी के सिलेक्शन रूल। तो गामा डी के सिलेक्शन रूल में एल का वैल्यू देखेंगे JF माइनस JI से लेकर के JF प्लस JI। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए 2 प्लस से 3 प्लस आप जा रहे हैं, तो इसमें डेल्टा जे का वैल्यू कितना, मतलब एल का वैल्यू कितना हो गया, एल का वैल्यू यहां पर होगा, एल का वैल्यू यहां पर होगा JF माइनस JI यानी 1 से लेकर के JF प्लस JI यानी 5। सो 1 2 3 और 5, 1 2 3 4 एंड 5। ओके, ये सारी कंप्लीट वैल्यूज आ रही हैं, तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग E1 E2 M1, ठीक है ना, यहां पर हो जाएगा देखो E1 M1, इसके कॉरस्पॉन्डिंग E2 M2, E3 M3 और E4 M4 और E5 M5। अब इनमें से भी आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा बाय यूजिंग द पैरिटी कंजर्वेशन रूल। ओके, तो ये पैरिटी कंजर्वेशन है इलेक्ट्रिक मल्टीपोल के लिए, -1 की पावर L और -1 की पावर L+1 होता है मैग्नेटिक मल्टीपोल के लिए, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है। ये बीटा एनर्जी का स्पेक्ट्रम है, बीटा नेगेटिव बीटा पॉजिटिव के लिए, ठीक है, तो वो आपको याद रख लेना पड़ेगा। अब इसमें दो वैल्यूज आती हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। एक तो है एवरेज एनर्जी ऑफ बीटा पार्टिकल्स इन दिस स्पेक्ट्रम, कंटिन्यूस ग्राफ आपको मिल रहा है, ई मैक्सिमम एंड पॉइंट एनर्जी है और इसकी वैल्यू होती है एंड पॉइंट एनर्जी की टर्म्स में E max/3। ये डायरेक्टली आप याद रख लें, वैसे इसका पूरा डेरिवेशन है। इसके बाद नेक्स्ट है मैक्सिमम, जो हमारे पास में जहां मोस्ट इंटेंस आपको नजर आ रही है ना, यहाँ पे देखो इसके कॉरस्पॉन्डिंग सबसे ज्यादा इंटेंसिटी नजर आ रही है आपको, तो मोस्ट इंटेंस जहां पर नजर आएगा इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो एनर्जी होगी दिस इज द ई बीटा मोस्ट इंटेंस के लिए, द वैल्यू इज E max/5। यहां पर वैल्यू कितनी होगी E max/5। नेक्स्ट है शेल मॉडल। तो डिफरेंट पोटेंशियल्स कंसीडर किए गए जो मैजिक नंबर से सेटिस्फाई करवाना जरूरी था। तो मैजिक नंबर्स हमें LS कपलिंग वाला यानी V इज इक्वल टू समथिंग F(r) एंड L वेक्टर डॉट S वेक्टर, इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें राइट मिलते हैं 2 8 20 28 इस प्रकार से। हालांकि स्क्वायर वेल और हार्मोनिक ऑस्किलेटर्स के लिए भी आपको ये वाले मैजिक नंबर्स, ये हालांकि आपको नंबर्स याद रखने हैं। ये मैजिक नंबर्स की इंपॉर्टेंस ये आती है कि यहाँ जहां पर आपके न्यूक्लियॉन्स की संख्या इनसे मैच करती है वो ज्यादा स्टेबल होते हैं बजाय दूसरे के, ठीक है ना। और जहां पर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दोनों के दोनों अगर मैच कर जाते हैं मैजिक नंबर से, दिस आर द मैजिक नंबर्स, तो उनको बोला जाता है डबली मैजिक न्यूक्लिय, डबली मैजिक न्यूक्लिय। ओके, और ये हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन है न्यूक्लियर शेल्स की कॉन्फ़िगरेशन। इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स जो आ सकते हैं दीज आर 2J+1। जैसे इसके अंदर 2J+1, J का वैल्यू कितना है हाफ, तो 2 × ½ + 1, सो दिस विल बिकम 2। ओके, तो यहां पर S हाफ में आप मैक्सिमम 2 न्यूक्लियॉन्स फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट में 4, फिर 2 6 2 4 8 4 6 2 एटसेट्रा। ओके, तो इन न्यूक्लियॉन्स को आप फिल करना स्टार्ट करें और ये देखें कि अगर इवन ओड न्यूक्लियाई है, इवन ओड न्यूक्लियाई मींस जिसके अंदर एक प्रोटॉन या एक ओड न्यूट्रॉन हमारे पास एग्जिस्ट कर रहा हो इन न्यूक्लियर शेल्स के अंदर, तो जहां हमारे पास ओड न्यूक्लियन आ रहा होगा, फाइनली ओड न्यूक्लियन जहां पर आ रहा होगा या फिर प्रोटॉन या फिर न्यूट्रॉन, तो दैट डिसाइड्स द स्पिन पैरिटी, वो स्पिन पैरिटी को डिसाइड करेगा। जैसे मान लीजिए D 3/2 में अगर आता है तो 3/2 J की वैल्यू होगी एंड पैरिटी होगी -1 की पावर L, तो SPD यानी 0 1 2, तो D के लिए 2 है, सो दिस इज बिकम पॉजिटिव, सो 3/2 पॉजिटिव। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए बताएंगे तो नेक्स्ट में चलेंगे यानी 7/2 नेगेटिव, ठीक है ना। सेकंड एक्साइटेड स्टेट का पूछेगा तो पीछे जाना पड़ेगा, हाफ
एंड यहां पर हमारे पास आ जाएगा हाफ पॉजिटिव। ओके, इस प्रकार से इवन न्यूक्लियर का आपने याद रखना है, 0 प्लस होता है ग्राउंड स्टेट स्पिन पैरिटी। हालांकि अगर एक्साइटेड स्टेट्स की बात की जाएगी देन 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस एंड सो ऑन। ठीक है, लाइफ टाइम का ऑर्डर, एलिमेंट्री पार्टिकल फिजिक्स में लाइफ टाइम का ऑर्डर होता है कि जो वीक डिके है इसका लाइफ टाइम ज्यादा, देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, देन स्ट्रॉन्ग। अब ये पता कैसे लगाएंगे वीक है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ये सब चीजें, तो उसके लिए मैंने यहां टेबल बनाई है। आपको चेक करना पड़ेगा आइसोस्पिन और थर्ड आइसोस्पिन। ओके, तो यहां पर जो वीक होगी रिएक्शन उसमें ना तो ये कंजर्व होगा ना ही ये कंजर्व होगा ऑन द लेफ्ट एंड राइट साइड। ओके, और डेल्टा एस का वैल्यू भी आपका नॉन जीरो आएगा। ठीक है, डेल्टा एस का वैल्यू भी कितना होगा, नॉन जीरो आएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में टी कंजर्व नहीं होगा, T3 कंजर्व होगा, और स्ट्रॉन्ग में दोनों चीजें कंजर्व होंगी। हालांकि कई बार क्या होता है कि न्यूक्लियर रिएक्शन को देख करके भी आप डायरेक्टली पता लगा सकते हो। जैसे अगर वीक है तो कायोन्स प्रेजेंट होते हैं, कायोन्स, ठीक है ना। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तो फोटॉन्स प्रेजेंट होंगे, गामा आपको दिखेगा रिएक्शन के अंदर। स्ट्रॉन्ग है तो मैसॉन्स प्रेजेंट होंगे। तो देख करके भी आप लोग बता सकते हैं किस टाइप की हमारे पास डिके है, और उसके हिसाब से लाइफ टाइम का ऑर्डर आप लिख सकते हैं। हालांकि लाइफ टाइम का ऑर्डर आप डिफरेंट एलिमेंट्री पार्टिकल्स के लिए भी याद रखें। ठीक है, जैसे मैसॉन्स का कितना होता है, पाई पॉजिटिव पाई नेगेटिव, इन सब का, और मास भी आपको याद रखना चाहिए। तो पूरी टेबल बनती है, वो टेबल आप कंप्लीटली उसको याद करेंगे। ये रिलेशन है चार्ज, थर्ड आइसोस्पिन, और इसके अलावा हमारे पास है नेक्स्ट हाइपर चार्ज। ओके, तो इनके बीच का रिलेशन बताता है। हाइपर चार्ज की वैल्यू है बी प्लस एस प्लस सी प्लस बी प्लस टी। ये हमारे पास चार बॉटम टॉप जो है ये हमारे पास है क्वार्क्स। ओके, तो इनके कोरस्पॉन्डिंग वाई का वैल्यू हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं। ये वैल्यू जब आप यहां पर रख देंगे देन दिस फॉर्मूला इज कॉल्ड, इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, यहां पर दिस रिलेशन इज कॉल्ड, इसको बोलते तो हैं, अभी नाम याद नहीं आ रहा, मैं बाद में बताऊंगा आपको। ठीक है, मैसॉन्स एंड बैरियंस। तो ध्यान रखेंगे कि मैसॉन्स का स्पिन 0 होता है, बैरियंस का हाफ भी हो सकता है, 3/2 भी हो सकता है। जैसे 3/2 उनका होगा जो हाइप्रॉन्स होंगे, जैसे ओमेगा के केस में। ठीक है, ओमेगा नेगेटिव, इसका कितना होता है हमारे पास, 3/2 होता है स्पिन। ओके, और बैरियंस की कैटेगरी दरअसल होती है हाइप्रॉन्स। हाइप्रॉन्स का मास ज्यादा होता है बैरियंस से। ठीक है, और मैसॉन्स का मास क्या होता है, कम होता है, और लेप्टॉन्स का सबसे कम होता है। लेप्टॉन्स का सबसे कम मास है, यानी वो स्ट्रॉन्ग, मतलब जो हमारे पास में आप कह सकते हैं कि जो फंडामेंटल इंटरेक्शंस हो रही होती हैं उनको वो यहां पर स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शंस को जज ही नहीं कर पाते, फील नहीं कर पाते हो। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को फील ही नहीं कर पाएंगे लेप्टॉन्स, क्योंकि उनका मास ही नहीं है। ठीक है, तो लेप्टॉन्स में लेप्टॉन नंबर भी आपको याद रखना पड़ेगा। इनकी 3 जनरेशंस थी हमारे पास, इलेक्ट्रॉनिक, म्यूनिक और टाउ। तो 3 जनरेशन है, इन तीनों जनरेशन के लिए इनके हालांकि एंटी लेप्टॉन्स भी आते हैं, तो ध्यान रखेंगे इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, म्यू नेगेटिव, टो नेगेटिव, न्यू ई, न्यू म्यू और न्यू टो। इन सबका लेप्टॉन नंबर होता है हमारे पास 1 के इक्वल। जबकि इनके अगर आप साइन चेंज करने हैं, जैसे ई पॉजिटिव, म्यू पॉजिटिव, टो पॉजिटिव, और इनके बार लगा देंगे आप, तो इनके केस में लेप्टॉन नंबर होगा -1। ठीक है ना, और सेपरेटली आपका कंजर्व होना चाहिए। कहने का मतलब ये है Le, L म्यू और L टो, ये आपके सेपरेटली कंजर्व होने चाहिए। ठीक है ना, हाँ, ये फॉर्मूला याद आ गया। दिस इज कॉल्ड जेल-मैन-निशिजिमा स्कीम, जेल-मैन-निशिजिमा स्कीम। ठीक है ना। अच्छा, बैरियन नंबर, क्योंकि बैरियंस तो है नहीं तो इनका बैरियन नंबर 0 होगा, इनका बैरियन नंबर 1 होगा। ये हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि बहुत सारी रिएक्शंस में आप डायरेक्टली चेक करके बता सकते हो कि अगर मैसॉन्स प्रेजेंट है, बैरियंस प्रेजेंट है, तो उनमें बैरियन नंबर हो गया, स्पिन हो गया, इन सब के कंजर्वेशन रूल से आप डायरेक्टली जो है वो चेक कर सकते हैं। ठीक है, और ये क्वार्क टेबल है जिसमें अप, डाउन और स्ट्रेंज तक लिया गया है। हालांकि और भी होते हैं, बट यहां 3 के लिए मैंने यहां पर लिखा है चार्ज का वैल्यू, बैरियन नंबर और स्ट्रेंजनेस। स्ट्रेंजनेस मतलब जिसके अंदर स्ट्रेंज क्वार्क प्रेजेंट हो, वो एलिमेंट्री पार्टिकल्स जिनके अंदर स्ट्रेंज क्वार्क प्रेजेंट होता है उनका स्ट्रेंजनेस एग्जिस्ट करेगा, बाकी सबका 0 होगा। ठीक है, ये ध्यान रखें आप। ये क्वार्क कंटेंट्स हैं, जैसे प्रोटॉन का क्वार्क कंटेंट UUD है, न्यूट्रॉन का UUD। ठीक है, और यहां पर गलती हुआ है, यहां पर एक्चुअल में UUU आएगा। ठीक है, यस, UUD होगा हमारे पास न्यूट्रॉन के केस में, UDS यहां पर लैम्डा 0 और सिग्मा 0। ठीक है, ये आइप्रॉन्स है हमारे पास। ओके, और ध्यान रखिएगा मैसॉन्स में क्या होता है, मैसॉन्स कंसिस्ट ऑफ क्वार्क एंड एंटी क्वार्क पेयर, जबकि बैरियंस कंसिस्ट ऑफ 3 क्वार्क्स, Q, Q एंड Q। ओके, ये आपने ध्यान रखना है। कायोन्स में हमेशा स्ट्रेंज क्वार्क आता है, प्रेजेंट होता है स्ट्रेंज क्वार्क। ठीक है ना। अच्छा, ये जो वैल्यूज मैंने लिखी है ना, इनको आप जज कर लीजिएगा कि कौन सा वाला K पॉजिटिव, कौन सा K नेगेटिव, कौन सा K नोड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है ना, ये आप इस हिसाब से बताएंगे कि चार्ज क्या होगा। जैसे मान लीजिए US बार है, तो US बार पे U में कितना हमारे पास चार्ज है 2/3, और S बार का हो जाएगा 1/3, है ना, -1/3 है S का, तो S बार का हो जाएगा 1/3। सो 2/3 + 1/3 दैट इज 3/3, दैट इज 1। तो ये रिप्रेजेंट करेगा K पॉजिटिव को। ओके, K पॉजिटिव मैसॉन को।
ठीक है। इसी प्रकार से यहां पर भी जज कर लेंगे यू डी बार एंड डी यू बार पाई पॉजिटिव पाई नेगेटिव, क्योंकि इसके अंदर स्ट्रेंज क्वार्क प्रेजेंट ही नहीं है इसलिए इनका स्ट्रेंजनेस 0 के बराबर है। ठीक है ना। डी डी एस यू यू एस ये हमारे पास सिग्मा पॉजिटिव सिग्मा नेगेटिव अकॉर्डिंगली चार्ज के हिसाब से आप लोग यहां पर देख लेंगे। ठीक है ना। तो ये था हमारे पास में न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स। तो अब आपको ये सारा कुछ समझ में आया होगा, मैंने कुछ डिस्कशन किए, क्विक रिवीजन मैंने लिया सारा का सारा। अब हम क्या करेंगे कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके जो PYQs हैं गेट फिजिक्स के, उनको हम लेकर के चलें साथ साथ, और टॉपिक वाइज हम गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सोल्व करें। ओके, तो ये स्ट्रेटेजी रहने वाली है। तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर CSR नेट, गेट, जेस्ट, टिफर इन एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट लेक्चर्स अपलोड होते हैं। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप इसे लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। ओके, शेयर भी कर लीजिएगा। थैंक यू।